शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। Hi everyone. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के इस विशेष सत्र में उपस्थित सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये हमारा विशेष सत्र है हिस्ट्री टेकिंग इन गायनेकोलॉजी। इसके हमने पहले भी एक सत्र किया था, आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमारे साथ है डॉक्टर कामिनी धीमान मैडम, जो कि एआईएन न्यू दिल्ली से है, डॉक्टर अंजना सक्सेना। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जोशी सर से, डॉक्टर नवीन सर आर यू देयर, रिक्वेस्ट करूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार प्लीज। नमस्कार। आज ये बहुत ही अच्छा सेशन है। इससे पहले वाला भी जो केस टेकिंग पार्ट 1 भी जो था वो बहुत ही अच्छा था। हमारे ये जो खासकर जो नए चिकित्सक हैं, जो न्यू खासकर जो गायनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको केस टेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैडम कामिनी मैडम और अंजना मैडम दोनों ही गायनी की बहुत ही एक्सपर्ट है अपने क्षेत्र में। तो उनके द्वारा यहाँ पर अगर आपको केस टेकिंग बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिशनर्स केस रिकॉर्ड नहीं करते हैं और रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। हम दावे करते हैं कि हमने केसेस ठीक किए, तो हमें अपने पास भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो इसमें आपको ये जो आज बताया जा रहा है दूसरा पार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको देखिए। अभी कुछ देर बाद ये फिर यूट्यूब पे भी जाएगा। जी धन्यवाद मैडम। जी यस सर, यस सर, यस बिल्कुल। तो जैसे पहले सत्र में हमने बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर शुरू किया था, जो एक प्रोटोकॉल है। जैसे आयुर्वेद अगर हिस्ट्री टेकिंग को देखेंगे तो इसमें हम लोग सभी स्त्रोतों का परीक्षण या अष्टविध परीक्षा, इन सभी को देखते हैं। तो अष्टविध परीक्षा को हमने आरंभ किया था, जिसमें हमने नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श द्रुक आकृति, तो नाड़ी के बारे में हमने चर्चा की थी। और नाड़ी के बाद आता है दूसरा जो इसमें ये है, वो है मल, नाड़ी मल मूत्र जीवा। तो नाड़ी परीक्षा का क्या महत्व है, इसको हमने बता दिया था। जैसे मैडम ने भी, कामिनी मैडम ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि नाड़ी परीक्षा से ही प्राचीन काल से नाड़ी परीक्षा से ही केवल रुग्ण का परीक्षण किया जाता था। और जैसे हमने देखा कि प्राचीन काल में बाकी कोई टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होते थे, स्त्रियों को काफी सारे बंधनों से ये करना पड़ता था। तो स्त्रियों के द्वारा या स्त्रियों का परीक्षण करने के लिए नाड़ी परीक्षा ये उत्तम मार्ग था। तो आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा इसमें ये है मल परीक्षा, नाड़ी मलमूत्र। तो मल परीक्षा, जैसे कल के सत्र में एक डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि आयुर्वेदीय गायनेकोलॉजी के कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। तो बिल्कुल जैसे आयुर्वेदीय गायनेकोलॉजी या जो स्त्री रोगों का अगर परीक्षण करते हैं या उनके इसके बारे में हम सोचते हैं, तो वात दोष और अपान वायु का महत्वपूर्ण रोल है। तो बिल्कुल हमें इसी प्रकार से काय चिकित्सा के कंसेप्ट्स के साथ ही चलना पड़ता है। तो मल का क्या महत्व है, मलिनीकरणात् मलः। तो मुझे लगता है कि जितना महत्व बाकी सभी घटकों का है, उतना ही महत्व मल का भी है। इसीलिए हम लोग रुग्ण से पूछते हैं मल परीक्षा के बारे में, मल कैसा है। मल प्राकृत है, इसका मतलब आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्राकृत है। आपके शरीर में जो भी अन्नपान का सेवन होता है, उसका डाइजेशन या आगे का जो सार्गिक विवेचन है वो अच्छा होता है। तो वातदोष के द्वारा इस मल का शरीर के बाहर विसर्जन होता है। तो गायनिक में मल परीक्षा, जैसे गायनिक हो या कोई भी विषय हो, मल तो जैसे राजेक्ष्मा में भी मल के ऊपर ही बल डिपेंड करता है। तो मल परीक्षा ये भी महत्वपूर्ण होगी। मल परीक्षा जुड़ी होगी सूतिका अवस्था अगर है तो वहां पर मल प्राकृत है क्या। कई बार सूतिका अवस्था में मल विकृत हो सकता है। जैसे सूतिका परिचर्या में जब बच्चा होता है तो स्त्री की सारी दिनचर्या बदलाव आती है, अच्छी नींद नहीं होती है, या फिर जो डेली रूटीन होता है इसमें काफी सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो वहां पर भी मल का बहुत महत्व है कि मल परीक्षा के बारे में हमें पूछना होता है। कई सारे बार ऐसे सवाल आते हैं कि प्रेगनेंसी में
मल परीक्षा या प्रेगनेंसी के दौरान अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या दिया जाए, क्योंकि वहां पर हमें टेक केयर करना पड़ता है, ज्यादा मेडिसिन हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस के लिए भी मल का पूछना या वहां पर मल नॉर्मल आना ये भी जरूरी बन जाता है। मल परीक्षा खासकर जुड़ा होगा जब आपके डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे प्रेगनेंसी या सुतिका या मेनोपॉजल एज में भी कई बार ऐसे देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होना या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, इन सभी का एब्डोमिनल पेन है तो पेन के साथ साथ अगर फाइब्रॉइड या सिस्ट वाला पेन है तो इस समय भी हमें मतलब मल के बारे में हम पूछना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा जो हमारा फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिज्म है ये मल के साथ जुड़ा होता है। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। डॉक्टर कामिनी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज मल परीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से, और कुछ आप इसमें ऐड कीजिएगा प्लीज। हाँ, इसमें मल का संबंध प्रेगनेंसी के साथ भी है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में हम पेशेंट्स को पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है या लूज मोशंस तो नहीं हो रहे, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से मल की जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है हर एक के हिसाब से। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है और उसको मोशन ठीक से नहीं हो रहा है या लूज हो रहा है तो उसका इफेक्ट आता है कि ये हो सकता है कि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़कर प्रेगनेंसी को नुकसान कर सकता है। इसलिए फिर हमें उसके बारे में पूछना भी है और उसको हेल्प भी करनी पड़ती है। कई बार की कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसकी डाइटरी पैटर्न उसको एडवाइस करते हैं कि जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसको भी हमें कंट्रोल करना रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ वेरी क्या बोलते हैं कि बहुत ही प्रेशियस फेज होता है फीमेल की लाइफ का, तो उस समय हमें उसको हेल्प करनी पड़ती है। वैसा ही आफ्टर डिलीवरी भी, जैसे आपने बताया कि सुतिका में भी वहां का टोन कम हो गया होता है ब्लैडर और रेक्टम का, तब उस समय भी उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कई बारी होती है। तो वहां भी हमें उनको थोड़ा सा डाइटरी पैटर्न एडवाइस करना पड़ता है, थोड़ा घी वगैरह उसको एडवाइस करना पड़ता है कि घृत सेवन करे, तो ये जिससे वहां अगर उस समय स्टिचेस लगे हैं और कॉन्स्टिपेशन हुआ है, प्रेशर डालती है तो स्टिचेस खुल सकते हैं और वो जाके लेटर ऑन फिर उसको सिस्टोसील रेक्टोसील प्रोलेप्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट दोनों ही स्टेजेस में, प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी, देखने के लिए हमें मल के बारे में उनको पूछना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। और साम निराम मल की, जैसे हम अगर आयुर्वेद के कंसेप्ट की बात करते हैं तो मल साम है कि निराम है, तो वो उसको हम पूछते हैं कि पानी में डूबता है कि तैरता है। लेकिन कई बार ये होता है कि साम मल भी कई बार वायु उसमें अगर है, निराम होते हुए भी वायु के कांटेक्ट में आने से वो तैरता है, तो उस समय उसको हमें वायु के लक्षण भी उसमें देखते हैं, पूछते हैं। तो उस हिसाब से मतलब ये परीक्षा करने का पर्पज ये है कि जो उसकी प्रेजेंट स्टेटस है उसमें कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रहा है या आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको वो बढ़ा तो नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें ये पूछना पड़ता है। मैडम आगे मैम बिल्कुल। हाँ यस, इसके बाद मूत्र आता है। तो इसी प्रकार से जैसे अभी देखिए पुरुष मूत्र और स्वेद ये त्रिविध मल आयुर्वेद में महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्त्री रोगों की जब हम परीक्षा करते हैं या इसके बारे में जब हम सोचते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ यूरिन इनकंटिन्यूएंसी है क्या, मूत्र कुच्छता है क्या, या जैसे हमने देखा है कि मूत्र को बार बार जाना पड़ता है लेट, मतलब जैसे 9th 8th महीने में मूत्र त्याग की इच्छा बार बार होती है और काफी मतलब वेट बढ़ जाता है, अच्छे से सोना नहीं आता है और थोड़ा उसका प्रेशर भी पड़ता है, जो वजन बड़ा होता है गर्भाशय में होता है तो इसका प्रेशर मूत्राशय पर पड़ पर भी बार बार मूत्र प्रवृत्ति आती है। मूत्र प्रवृत्ति के बारे में पूछना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमारा सारा जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो हमें समझता है। मेनोपॉजल एज में भी इनकंटिन्यूएंसी हो सकती है, वहां पर भी कई बार दोनों अपोजिट लक्षण देखने को मिलते हैं कि बार बार मूत्र को जाना या पेशाब में जलन जैसे हॉट फ्लशेस, ये भी एक लक्षण होता है मेनोपॉजल एज में। तो बार बार पेशाब को आना या फिर ड्राइनेस है, इचिंग है, कुछ इन्फेक्शन है, इससे जुड़े अगर आपके पास जिस लक्षण से जुड़े सवाल आते हैं या जो आप एग्जामिनेशन करते हैं रुग्ण का, तो अगर आपको रुग्ण बताती है कि पेशाब में जलन है तो आपको डिटेल में पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार की उसकी मूत्र प्रवृत्ति है, तो इसके बारे में आप लोग वहां पर सोच सकते हैं। दूसरा मूत्र सदाह मूत्र प्रवृत्ति, ये लक्षण जैसे अश्मरी के कुछ केसेस में हो सकता है, डाइजेशन से
जुड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये हो सकता है। तो आपको जितना मल महत्वपूर्ण है उतना ही मूत्र का भी सोचना होगा। इसके साथ मैं बताना चाहूंगी कि एज रिलेटेड भी आपको सोचना है। जैसे अगर मेनोपॉजल एज में है, 50 के बाद वाली महिला से अगर आपके पास आती है, तो वहां पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज से जुड़ा ये मूत्र प्रवृत्ति होता है। जैसे डायबिटीज में बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, या फिर हाइपरटेंशन में भी कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। जलन है तो आपको यूरिन रूटीन करना पड़ेगा और उसका रूल आउट करना पड़ेगा कॉज क्या है। तो ये एक समस्या है, और प्रेगनेंसी में और मेनोपॉज में ज्यादा आपको इस पे ध्यान देना होगा। यस मैम। हाँ, इसमें मैं थोड़ा स्टेज वाइज बताऊंगी, है ना। फीमेल की लाइफ में जैसे कि हम मेनार्क्यू मेनोपॉज स्टेज वाइज यस मेनार्क्यू मेनोपॉज की बात कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन कई पेशेंट्स में बढ़ जाता है, तो वो हम पूछते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट समटाइम्स अपने आप ही बताती है कि मुझे पीरियड से पहले जो है मैच्योरेशन जो है रिपीटेड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ज्यादा हो गई है। इस टाइप की कंप्लेंट जो है वो फीमेल कई बार करती है। वैसे ही मैस प्रेगनेंसी में भी अर्ली प्रेगनेंसी में उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन हो सकता है ज्यादा हो, और लेटर प्रेगनेंसी में उसको मैच्योरेशन ज्यादा होता है। और जब आप उसको पेशेंट को अगर हम लेबर के लिए लेते हैं, तब भी ये देखना होता है कि ब्लैडर एम्प्टी होना जरूरी है। अगर ब्लैडर फुल में अगर डिलीवरी लेते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बाद में उसके हो सकते हैं, है ना। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है अगर पेशेंट को, तो वहां भी ये हमें देखना पड़ता है कि कहीं ड्यू टू यूट्राइन फाइब्रॉइड उसको रिवर्स प्रेशर आके उसको कहीं यूरिनरी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो उसके बारे में भी पूछना पड़ता है कि एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स में अगर प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला सिम्टम्स रिलेटेड टू यूरिनरी प्रॉब्लम पेशेंट में हो सकता है, तो ये भी हम पूछते हैं। तो मूत्र से रिलेटेड उसमें एक तो फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, बर्निंग मैच्योरेशन पूछते हैं, यूरिन करने में कोई दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही ये पूछते हैं। और पोस्ट मेनोपॉजल की बात है तो उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वो होल्ड ही नहीं कर पाती। सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे खांसी आती है और यूरिन पास हो जाता है, छींक आती है यूरिन पास हो जाता है। ऐसी अगर कंप्लेंट आती है तो तुरंत हम लोगों को ध्यान आता है कि कहीं उसको सिस्टोसिल तो नहीं है, तो उसको हमें एग्जामिन करना जरूरी है कि इंट्रावेजिनल वॉल लैक्सिटी है, सिस्टोसिल है, वो एग्जामिन करते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट होल्ड मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर बनता है और वॉशरूम जाने तक उसका यूरिन निकल जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ब्लैडर का टोन जो है ड्यू टू एजिंग जो है वो कम हो जाता है, तब भी पेशेंट को ऐसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज पर एज ग्रुप हमें डिफरेंट और एज एज पर डिफरेंट फेजेस हमें ये पूछना पड़ता है। वैसे ही सुतिका में भी टोन ऑफ द ब्लैडर कम है तो वहां भी उसको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, तो वहां फिर हमें उस हिसाब से मेडिकेशन जो है उसको ऐड करना पड़ता है और डाइटरी चेंजेस जो है वो बताने पड़ते हैं। मतलब कि हिस्ट्री पूछने का पर्पज ये है कि व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस एंड व्हाट कैन बी द मैनेजमेंट, व्हाट कैन बी द एडवाइस। तो अकॉर्डिंगली जो जो हमें हिस्ट्री मिलती है उसके हिसाब से फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से हम उसको एडवाइस देते हैं और फिर मेडिसिन बताते हैं। इतना ही बता। जी मैडम। यस मैम। और एक मैम मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट है या फीमेल में हिस्टेरिया वगैरह के केसेस होते हैं, तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब में जाना, ये भी लक्षण दिखता है। और जैसे और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि स्थानिक चिकित्सा जो हम लोग करते हैं ना, कोई भी प्रोसीजर करना हो, पिंड हो, लेप हो या उत्तर बस्ती हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्री प्रोसीजर एक होता है कि ओवाइडेशन ऑफ द पिक्चुरेशन को, मतलब पहले ही जाकर आकर ही उसको हमें पोजीशन में लेना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यूरिनेशन को वो जाकर आए, जैसे आपने इसका बताया ना डिलीवरी का, इसी प्रकार से हर एक प्रोसीजर हम लोग कराते हैं ना, तो उसके पहले उसको मूत्र त्याग कर कर ही हमको लेना है। तो क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग जो भी रखना है वहां पर पीछे जो भी रखना है वो कुछ ये होता है ना साइकोलॉजिकली या टच से वो सेंसेशन आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे थोड़ा सावधानी गायनेकोलॉजिकल, हमें बरतनी पड़ती हाँ है। गायनेकोलॉजिकल अंजना मैम नमस्कार। एग्जामिनेशन, हाँ। पीवीपीएस भी अगर हम करते हैं तो उससे यस पहले भी यस, हम उसको उसके बोलते हैं पहले कि भी। यूरिन पास करके आए, तभी उसको पीवीपीएस के लिए या पर जनरल एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं पेशेंट को। यस 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 मैम। अंजना मैम आप कुछ ऐड करिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कामनी मैम, नमस्कार सभी नमस्कार। लोग। नमस्कार। बताइए कुछ इसमें हाँ ऐड मैम, कीजिए। अच्छा डिस्कशन हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है मैम, बहुत बढ़िया बताया मैम ने भी, आपने भी, यस सब लोगों ने।
एक्चुअली मैम नेचुरल सी बात है कि जब भी हम लोग गायनी की बात करते हैं तो क्योंकि यूट्राइन और यूरिनरी ब्लैडर इन दोनों का जो समवाय संबंधी है, क्योंकि भगवान ने भी इनको ऐसे आसपास बनाया हुआ है कि एक दूसरे से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता ही है। और शास्त्रों की अगर हम अध्ययन की बात करेंगे तो नाड़ी मल मूत्र जिह्वा सब स्पष्ट द्रग आकृति, तो इस तरह से भी अगर हम देखेंगे तो भी हमें मूत्र का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जरूरी होता है। तो हमें दोनों चीजों पे जब जाना है तो पेशेंट का जो गायनी और ऑप्स का जो है वो गायनी ऑप्स जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड अष्ट जो है हम मूत्र चिकित्सा में जो हमने बताया भी नाड़ी मल मूत्र तो योग रत्नाकर में बहुत अच्छे से बताया भी गया है। तो अगर हम स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ से चलते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे आती हैं हमारे पास जो कंप्लेन लेके आती हैं कि बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि बिस्तर पर ही वो जो है वो गीला कर देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कमांड जो होता है, यूरिनरी कमांड जो होता है, एक तरह से पेशेंट को पता ही नहीं चलता है और उसको निकल जाती है यूरिन। और ये हम लगता है हम सभी लोग को ओपीडी में इस तरह के पेशेंट मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मूत्र चिकित्सा पे कंसंट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मेरे पास एक अपना अनुभव मैं बताती हूँ। मेरे पास अभी 17-18 की बात है, जब मैं संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में ओपीडी कर रही थी, तो एक गर्ल थी, वो उसकी एज रही होगी 14-15 ईयर की। उसको पीरियड्स स्टार्ट हुए थे और उसको मेंस्ट्रुएशन भी हो जाता था और उसको ब्लीडिंग भी होती थी और साथ में उसको इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनेशन भी रहता था। तो उसको उस समय जब उसको पीरियड्स होते थे उस समय भी उसको पता नहीं चलता था और उसको बेड वेटिंग हो जाती थी और वो बहुत खराब कंडीशन में आती थी पेशेंट। तो ऐसे केसेस में हम लोग को बहुत ही कहना चैलेंज मिलता है कि हमें ऐसे कैसे ठीक करना है। तो समटाइम्स जो हम इसको ट्रेस आउट करते हैं तो इन्फेक्शन के भी एक कॉज होता है कि इन्फेक्शन के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, वीकनेस के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, समटाइम्स साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं और समटाइम्स पेशेंट की जनरल हेल्थ के ऊपर भी जो है हमें कंसंट्रेट होना पड़ता है। और अगर हम सार और किच विभाजन पर ध्यान देते हैं, जो क्योंकि मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग बताई गई है, तो मूत्र निर्माण पर भी अगर हम ध्यान देते हैं और पेशेंट की जनरल कंडीशन पर भी ध्यान देते हैं, इन्फेक्शंस पे के ऊपर जाते हैं और स्पेशली जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अगर हम फोकस होते हैं, तो 3-4 तरह से अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सक्सेस पा जाते हैं और रिलैक्स पेशेंट को मिलता है, आराम से मिलता है। आज वो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गई है और उसको कभी पुरानी बात याद दिलाओ तो शर्म आती है उसको कि नहीं मैडम मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी क्या। तो 3-4 साल हो गया लेकिन पेशेंट अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें बहुत डेली में मिलती हैं। जैसे मैम ने बताया भी अभी अर्ली प्रेगनेंसी जब पेशेंट लेके आती है तो उनको अर्ली मैच्योरेशन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि जैसे से ब्लैडर जो है वो थोड़ा सा उसमें हैवीनेस आती है तो वो ब्लैडर यूट्रस में जैसे जैसे हैवीनेस आती है ब्लैडर को वो हल्का हल्का प्रेस करता है और ड्यू टू इनर्वेशन जो होता है वो भी साइकोलॉजिकली भी और इनर्वेशन के कारण भी जो है वो समटाइम्स जो होता है वो मैच्योरेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। और ये पेशेंट के लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि रात को भी मैडम हम सो नहीं पाते हैं, 2 या 3 बार जरूर जाना पड़ता है। तो ये कहना चाहिए चाहे नेचर गिफ्ट कहिए या फिर वो एनाटॉमिकल कहिए या फिर मूत्र जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सार और किट विभाजन के हिसाब से इतना अच्छा आयुर्वेद में वर्णन आया है। तो यहाँ हमें हर कंडीशन पे देखना होता है और हम लोग कहीं भी कोई भी टेस्ट कराते हैं तो एक सिंपल टेस्ट यूरिन आरएम इसीलिए लिखते हैं कि यूरिन आरएम से हमें बॉडी की काफी फिजियोलॉजी को नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजिकल हो रहा है उससे हम क्लियर कर लेते हैं कि हमें कहीं शुगर तो नहीं मिल रहा है, हमें प्रोटीन्स तो नहीं मिल रहे हैं, हमें कहीं ऐसा तो नहीं आरबीसीज तो नहीं मिल रही है, या हमें कहीं बैक्टीरिया तो नहीं मिल रहे हैं, या उसकी ग्रेविटी हमें नॉर्मल मिल रही है। तो सिंपल एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से अगर हम एक जो कॉमन टेस्ट हम लोग सभी लोग अपने पैथोलैब में कराते रहते हैं तो उससे हम कई चीजों को आगे आने वाली हमारी ये पेशेंट इसमें एल्ब्यूमिन तो नहीं है या प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, तो बहुत चीजें हम केवल एक सिंपल से टेस्ट से जान सकते हैं। और आगे आके अभी बहुत इसमें जैसे मैम बता ही रही थी कि ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है तो उसमें भी हम एल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह जो होता है तो उससे हम तुरंत उसको जो है ओवरकम करके ट्रीटमेंट करके पेशेंट को रेस्ट दे सकते हैं। तो कई चीजें हैं जिससे कि ये फायदा हम लोग को यूरिन की मूत्र चिकित्सा से मिलता है। जी मैम। जी यस मैम, और बिल्कुल आपने मतलब सही दिशा में हमारा सबका डिस्कशन चल रहा है। और कई बार जैसे सीजर हो, हिस्टेक्टोमी हो तो यूरिन आउटपुट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, या
प्रेगनेंसी या मेनोपॉजल एज में भी यूरिन को मात्रा को या उसके लक्षण को देखकर पानी की मात्रा को बढ़ाना वगैरह वो तो हम लोग एडवाइस करते ही है। तो आगे बढ़ते हैं, नाड़ी मलमूत्र जिह्वा। सो टंग इज द मिरर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जिह्वा यह अन्नव स्तोत्रस का आईना है। तो इस आईने के साथ जैसे बेसिक कंसेप्ट है, हम लोग पेशेंट आता है, रुग्ण आता है तो सबसे पहले नाड़ी देखते हैं, फिर जीभ दिखाने को लगाते हैं। तो जिह्वा आयुर्वेदीय परीक्षण में साम निराम जिह्वा, और जिह्वा का रंग, और जिह्वा लिप्त है अलिप्त है, जिह्वा का रंग कैसा है, गुलाबी रंग है तो उससे हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा का भी पता चलता है। साम जिह्वा है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो गायनिक के इसमें तो इस प्रकार से ही हम लोग देख सकते हैं। या फिर सूतिका ज्वर है तो वहां पर भी जिह्वा साम है, तो वहां पर हमें पहले पाचन कराकर, दीपन पाचन कराकर आगे बढ़ना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के साथ जहां जहां पर भी हमें साम जिह्वा मिलती है वहां वहां पर हम लोग उसका वहां पर दीपन पाचन कराएंगे। और फिर जिह्वा पर अगर कुछ फोड़े है या मुखपाक, अगर राग है, दाह है, तो उससे जुड़े अगर कुछ लक्षण रुग्णा बताती है तो उसके बारे में भी वहां पर हम लोग उसको आहार विहार या जो चिकित्सा उपचार है, मुखपाक है, इस स्थिति में हम लोग उसको बता सकते हैं। हाँ, जिह्वा पर कोई अभी तो ये विषय आगे अलग डायरेक्शन में जाएगा, जैसे ब्लैक कलर की टंग है या कुछ अलग रंग का है, पॉइजनिंग के केसेस में अलग अलग मतलब रंग हमें मिल सकते हैं। बट गायनिकोलॉजिकल के हिसाब से देखेंगे तो साम निराम जिह्वा या जिह्वा के वर्ण से हमें पांडुता से जिसका हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है ये हम लोग वहां पर जांच कर लेते हैं, और आगे फिर अग्नि को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। यस मैम, कामिनी मैम। हाँ, इसमें जीवा में जैसे कि पहले हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट की एग्जामिनेशन करते थे ना, तो सबसे पहले, अभी तो ये कि हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पर पहले डॉक्टर ये बोलते थे सीधे सीधे कि अपनी जीभ बताओ, है ना, ये बोलते थे। हाँ, तो यस बिल्कुल, उसमें पहले जीभ तो में जीभ क्या का ही था। देखते थे, यस, इसमें क्या देखते थे, तो जहां तक मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जीवा के डिफरेंट डिफरेंट जो है एरिया है, वो एरिया से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन जो है उसका पेशेंट का आपको चेक करना है। तो रिलेटेड है। उसमें जो शुरुआत का जो बोलते हैं ना कि जैसे कि जीभ का अग्रभाग, जैसे आगे का भाग होता है, उससे अगर उसमें कहीं लगता है कि पोर्स है, कुछ अनहेल्दी सा लगता है, तो वो इंडिकेट करता है कि इसके पेशेंट के लंग्स में दिक्कत है, ये जो स्टार्टिंग की बॉर्डर है। मिडल जो रहता है उससे हमें पता चलता है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है। तो ऐसे हम लोगों को सिखाया जाता था, और हम ये चेक भी करते थे पेशेंट में कि जीभ मत दिखाओ पहले। अब तो हम लोग बहुत कम होता है कि सिर्फ इतना ही देखते हैं कि कोटेड है नहीं कोटेड है, कि उसका कलर कैसा है, लेकिन तब जो है पहले ये देखा जाता था कि स्टार्टिंग जो लंग्स, मिडल वाला जो है वो इंटेस्टाइन्स या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और बेस वाला जो रहता था उससे आप ब्लैडर जो है पेशेंट का उसका आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं उसकी ब्लैडर में प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल रूट जो रहता है जीवा का जो निकलता है अंदर से, उससे आपको पता चलता है। और जो साइड वाला जो है उस एरिया में कहीं डॉट लगता है, अनहेल्दी लगता है, तो वो इंडिकेट करता है कि गॉल ब्लैडर वाला एरिया जो है वो पेशेंट का जो है वो कहीं उसमें इलनेस है। तो उससे हमें पता चलता है कि कहीं इस कौन से वाले ऑर्गन जो है उसको आपने देखना है। और वैसे ही पेल्विक ऑर्गन जो है, जो ये यूट्रस वगैरह है, तो उसमें भी जो रूट जो रहता है जीवा का, वहां पर कहीं ना कहीं जो अनहेल्दी जीवा जो आपको लगती है पेशेंट की, जैसे ही वो कोटेड लगती है जो अंदर वाले एरिया में, तो उससे पता चलता है कि कहीं पेल्विक ऑर्गन में पेशेंट को दिक्कत है। हाँ, हमारे पास खैर गायनी के लिए ही आते हैं, बट गायनी वाली पेशेंट में भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, तो वो हम उस समय जो है उसकी देखते हैं। और जो किडनी वाला जो है पेशेंट की राइट साइड का जोन जो है, वो किडनी वाला पोर्शन जो है, ये बोला जाता है कि उसमें होता है कि ये आपको देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग पेशेंट का देखते हैं तो हमें पता चलता है। यस मैम, अंजना मैम। सलाइवी का भी हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं ना, सलाइवा सिक्रेशन अगर है, जैसे मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में ये लक्षण होता है। अंजना मैम कुछ ऐड करिए आप। जी मैम, बहुत अच्छा बताया कामनी मैम ने। और आपने भी बताया कि टंग इज द मिरर ऑफ द जीआईटी। ये तो हम लोग एकदम शुरू से सुनते भी आ रहे हैं, क्लिनिकल साइट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टंग बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर हमारा पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा तो हम डायरेक्ट हाइड्रेशन स्टेटस पता कर सकते हैं टंग से। अगर पेशेंट की जीआईटी में प्रॉब्लम है
तो जैसे अभी भी हम लोग कहते हैं कि गृहिणी रोग है पेशेंट को, या हम आम भाषा में जैसे कहते हैं कि टाइफाइड हो गया है या उसको आंतरिक ज्वर है, तो वहां पर भी जो वी शेप्ड हमें मिलता है, आज भी मिलता है बहुत कॉमनली, वो हम टंग से एकदम डायरेक्ट जान पाते हैं। जैसे मैम ने बताया कि लंग्स डिजीज है या समटाइम्स हार्ट डिजीज है या समटाइम्स साइनोस भी मिलती है हमको टंग कभी कभी। तो पेशेंट अगर हमारे पास साइनोसिस का आता है या उसको ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, या फिर हम उसके अलावा जॉइंटिस भी, एनीमिया भी, तो कई डिजीजेज ऐसी हैं जो हम पिन पॉइंट डायग्नोस कर पाते हैं केवल टंग देख कर ही, कि अगर पेशेंट हमारा जो है वो किस कंडीशन में है। और किडनी प्रॉब्लम्स में भी जैसे भी मैडम बता ही रही थी, तो ये सब चीजें हैं। टंग एक हमें बहुत अच्छा एक पॉइंट देती है, और अगर हमारी क्लिनिकल सेंस है या हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह का सेंस डेवलप कर पाए, तो टंग परीक्षा से ही, जिह्वा परीक्षा से ही हम लोग जो है कई तरह के डायग्नोसिस बनाने में, जैसे जॉइंटिस है, एनीमिया है, और डिहाइड्रेशन है, किडनी डिजीज है, लंग्स डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो जो अलग अलग हम लोग सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं। या फिर अगर हम दोषों पर भी जाएं, तो वात पित्त और कफ दोष के बारे में भी हमारे संहिताओं में वर्णन आया हुआ है, कि वो कहते हैं कि अगर हमारी जो वात के कोप से अगर हम जिह्वा जो होती है वो शीतल हो जाती है, स्पर्श में रुक्ष हो जाती है और फटी हुई होती है। अगर पित्त से कुपित होती है तो फिर वो लाल हो जाती है, और काली भी हो सकती है, समटाइम्स लाल या समटाइम्स जो है वो डार्क कलर की हो जाती है। और जो कफ कुपित होता है तो उससे श्वेत हो जाती है, या फिर अत्यंत पिच्छल या फिर चिकनी हो सकती है। यहाँ सन्निपात के कोफ के बारे में भी वर्णन आया कि अगर सन्निपात दोष होते हैं या तीनों दोष युक्त हो जाते हैं, तो जिह्वा जो होती है वो कृष्ण हो जाती है, कंटक युक्त हो जाती है, या जीभ पे ऐसा फील होता है जैसे कांटा लगा हुआ है। और ये प्रॉब्लम अगर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक इन्फेक्शन के होते हैं, या जिनको थोड़ा सा दोष जो है कुपितावस्था में रहते हैं, तो ये फीलिंग्स होती है कि पेशेंट कहता है कि हमें लग रहा है जैसे हमारे टंग में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है और हमारी टंग जो है वो उसमें कहीं ना कहीं कांटे लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के लक्षणों का स्टडी करें और देखें, तो टंग टंग तो एक अपने आप में पूरी एक साइंस है ना। टंग की पूरी स्टडी की जाए तो टंग पे कई बुक्स भी लिखी गई हैं, और बहुत ज्यादा क्लिनिकल उसका जो है सेंस है, और उससे हम लोग डायग्नोसिस बनाने में काफी हेल्प मिलती है। जी मैम। यस मैम, यस बिल्कुल। तो बिल्कुल मैडम जीवा तो मुझे ये भी थोड़ा नर्वस याद आया, मैडम बोल रहे थे जी तो मैम। कलर की जब बात कर रहे थे तो कलर से मुझे भी याद आया कि अगर हम सेंट्रल साइनोसिस उसमें मिलता है तो वो ब्लूइश मतलब डिस्कलेशन अगर ब्लू ब्लू जैसा हो जाता है तो मतलब कि सेंट्रल साइनोसिस से। और जॉन्डिस में जैसे हमें सबको पता ही है कि येलो हो जाती है टंग, और उसमें डेफिशिएंसी जब होती है रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो उसमें मजेंटा कलर हो जाता है। तो कुछ मिट्टी कलर्स जो खाने है से हम भी, लोग यस मैम। यस यस कलर्स देखते हैं, और पित्त प्रकृति में जैसे रेड हो जाती है एकदम, ऐसे भी हो जाती है। कई बार पेशेंट के उसमें मैंने देखा है कि उसमें जैसे चीरा चीरा बोलते हैं, चीरे चीरे पड़ जा रहे हैं, पेशेंट ऐसे कंप्लेन करती है। तो वो भी उष्णता की वजह से होता है, फिशर्ड टंग जिसको बोलते हैं। जो मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक पेशेंट थी फीमेल, जो उसको क्या बोलते हैं सजोग्रन सिंड्रोम था। सजोग्रन सिंड्रोम में भी ऐसे फिशर मतलब जो चीरा पड़ जाता है टंग में, ऐसा जो है हमें पेशेंट में मिल जाता है। ऐसे स्पेसिफिक जो है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में भी को कई बार जो है फिशर टंग मिलती है। तो ये एग्जामिनेशन करके जैसे उसमें हम कलर देखते हैं, उसकी कोटिंग देखते हैं, उसकी मॉइस्टनेस देखते हैं, ये सारी चीजें जो है वो स्किन की सॉरी टंग की जो है देखते हैं, तो हमें एग्जामिनेशन जो है वो पता चल जाती है कि हमें किस तरफ जाना है, ये डायग्नोसिस हमारा किस तरफ जा रहा है। ये यस मैम, यस बिल्कुल। तो आगे का जो विषय है नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द, तो मुझे लगता है जीवा से ही ये जुड़ा है। जैसे हमने देखा है शब्द निर्माण आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेदीय शास्त्र में शब्द निर्माण अलग अलग पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है, आयुर्वेदीय इसमें परापश्यति मध्यमा वैखरी। तो जीवा यह एक ऑर्गन भी है। जैसे शब्द का निर्माण तालव्य मूर्ध या हनव्य इस प्रकार से होता है, तो वहां पर भी मैं अभी आगे बात करती हूँ शब्द के बारे में। तो शब्द यहाँ पर शब्द की परीक्षा करते समय तीनों दोषों से भी शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वातदोष का जो स्पीच होता है, शब्द निर्माण होता है, वातदोष में
भिन्न, छिन्न, ऐसे इस प्रकार का स्वर बताया है। पित्त में स्वर अधिक क्लियर होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होता है। कफ में गुरुता आती है। तो शब्द परीक्षा यानी जो भी जैसे उदर का परीक्षण आप लोग कर रहे हैं तो उदर में आप लोग शब्द परीक्षा अकोटन से कर सकते हैं। ऐसे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो रिलेटेड जो भी सिम्टम होगा उस सिम्टम के अनुसार वहां का शब्द परीक्षण हम लोग करेंगे। रूटीन जो स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट साउंड्स देखते हैं वो भी शब्द परीक्षा के अंदर ही आता है। इसके साथ अगर स्पेसिफिक कुछ लक्षण बताती है, जैसे आत्मान है, अटोप है, पेट में दर्द है, ऐसे लक्षण बताती है, तो वहां पर हमें परकर्जन करना पड़ता है, अकोटन करना पड़ता है। तो ये रिलेटेड टू स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स या रुग्ण के जो लक्षण होंगे इससे अगर जुड़ा कुछ ये होता है तो वहां पर हम लोग शब्द परीक्षा करेंगे। रूटीन में शब्द परीक्षा तो स्टेथोस्कोप से या फिर आप बीपी देखते हैं वहां पे। तो शरीर के अलग अलग हिस्से में, जैसे ओल्ड एज वाली पेशेंट है वो बताती है संधि शूल है, तो हम लोग पूछेंगे कि आपके संधियों से कुछ आवाज आती है क्या, या कुछ ये आता है क्या। तो वो अगर बताती है तो वहां पर हम लोग वात प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं कि वात अधिक है, तो इसीलिए वहां पर शब्द संधि शूल ये लक्षण हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से शब्द परीक्षा में हम लोग देख सकते हैं। यस मैम, आप कुछ प्रकाश डालिए कामिनी मैम शब्द परीक्षा के बारे में। अंजना मैम, जैसे कफ विकृति है तो गुरु स्वर आएगी, थिक डीप आएगी। पित्त प्रकृति में तो शार्प है, और कफ विकृति अगर है तो ड्राई और कुछ ब्रोकन टाइप के आएंगे। और एक मैं यहाँ पर शब्द के बारे में कुछ ऐड करूंगी कि जैसे प्यूबर्टी के एज में शब्द में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, मतलब मेल फीमेल दोनों में भी ये बदलाव पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये लक्षण प्यूबर्टी से जुड़ा है, तो आवाज बदलने से हमें पता लगता है कि कुछ शरीर में बदलाव हो रहा है। स्वर विकृति को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे धातु दुर्बलता है, धातु क्षय है तो आवाज एकदम दुर्बल आती है, स्वर में भी दुर्बलता आती है। यस मैम, अंजना मैम। जी मैम, स्वर जो है बहुत स्पेसिफिक एक हमारे पास पॉइंट रहता है एग्जामिनेशन के समय में, क्योंकि स्वर सामान्य है या स्वर विकृत है। अगर नॉर्मल एक जो स्पीच है वो ही बता पाती है, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है, दशविध परीक्षण में भी आया है, कई जगह है सामान्य स्वर के बारे में वर्णन आया है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा अरिष्ट लक्षणों का जो अध्याय है, सिद्धि स्थान है, पूरा स्थान दिया है, उसमें भी कई जगह अरिष्ट के बारे में, अरिष्ट का भी वर्णन आया है कि उसका स्वर किस तरह का है। और तो हम सबसे पहले सामान्य स्वर की बात करते हैं कि अगर हमारे पास हमारा पेशेंट है वो हमें सामान्यता अपना जो है रुग्ण अपनी सामान्यता कंप्लेन बता पा रहा है, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ अच्छा, ये अच्छे से बोल पा रहा है, ये पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा। समटाइम्स पेशेंट ऐसा अनकॉन्शियस मिल जाता है जिसकी आवाज ही नहीं आती, और फिर उसके जो है परिचारक लोग हमको बताते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ अरिष्ट लक्षण शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि जो टंग किस तरह का स्वर है, वो स्वर जो है समटाइम्स स्फुट होने वाला है, समटाइम्स वो जो है वो गुरु हो रहा है, समटाइम्स वो कांपने वाला है, कांप रहा है। तो किस तरह का स्वर है और कौन से दोष की वहां पे जो है वो अधिकता हुई है, या कौन सा दोष वहां पे कुपित हुआ है, इसको भी हम स्वर के माध्यम से जान पाते हैं। अभी इस जैसे और काल का भी इफेक्ट पड़ता है। मानिए कोई पेशेंट अभी हमारे पास आ रहा है, हम ओपीडी में बैठे हैं और उसको अगर ज्यादा ठंड का एक्सपोजर हुआ है, कोल्ड का एक्सपोजर हुआ है, तो उसकी आवाज में कपकपी आएगी। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पेशेंट की एक डायग्नोसिस बनाने में हम लोग को बहुत हेल्प करती हैं। फिर हम जो एग्जामिन करते हैं, जैसे आपने कहा एग्जामिन की बात है, तो 2-3 तरह के स्वर हमारे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं तो हमें लंग्स साउंड देखना है, हमें हार्ट साउंड्स देखना है, और हमें परकशन भी करना है। हमें नॉर्मली ये देखना है कि जो साउंड्स आ रही हैं वो फीटल हार्ट साउंड्स हैं, या वो कभी कभी फीटल जो है हमें लगता है फीटल हार्ट साउंड है, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ट्रांसफल से। तो यहाँ पे जो फीटल हार्ट साउंड है वो जीवंतता का लक्षण है कि हाँ हमारा फीटस जो है वो प्रॉपरली नॉर्मली बॉडी में है, गर्भवती के पास है। और समटाइम्स अगर हमें फीटल हार्ट साउंड नहीं मिलता है तो हम सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्ट साउंड वही शब्द जो है वही शब्द हमें जान पाता है कि इसमें जीवन है या वो जीवन नहीं है।
तो यहाँ अगर शब्द को हम कई रूपों में ले सकते हैं। समटाइम्स अगर हमारा पेशेंट को आईयूडी हो गया है और फिर हमें यूट्राइन सफर बहुत तेजी से सुनाई पड़ रही है, तो हम लोग सब बहुत टेंस हो जाते हैं। समटाइम्स अगर हमें हार्ट की नॉर्मल साउंड्स मिल रही हैं, तो हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं कि इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है। समटाइम्स हमें क्रेपिटेशंस या रोंकाई मिलती हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमारे पेशेंट को जो है वो यहाँ पर जो है लंग्स प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो कहीं ना कहीं अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुआ है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और पॉइंट मिलता है कि जब कलेक्शन हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जिसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द कैविटी, और इसको एसाइटिस का नाम दिया जाता है। वहाँ एक वर्ड आता है फ्लूइड थ्रिल करके, इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, वो भी एक तरह का शब्द ही होता है, और उस शब्द को भी हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं, तो हम प्रॉपरली उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि एसाइटिस भी बहुत ज्यादा कभी कभी ड्यू टू कार्डियक डिसऑर्डर, कभी कभी ड्यू टू लीवर डिसऑर्डर, ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, और ड्यू टू जनरल एनएसआर का जो है वो किसी भी तरह से हाइपोप्रोटीनीमिया या फिर एनीमिया, कई ऐसे कॉजेज होते हैं पेशेंट के पास जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमें टाइमली डायग्नोज कर लेना चाहिए। तो शब्द की अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और वो कहाँ किस रीजन में कैसे कहाँ मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है, एब्नॉर्मल मिल रहा है, डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है हम लोग बहुत महत्ता देते हैं, और हम लोग सभी इस बात को जानते भी हैं। जी मैम। यस मैम। और स्पास्टिक अगर स्पीच हो तो लाइक कुछ नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ब्रेन ट्रॉमा अगर होता है तो वहां पर भी स्पीच में बदलाव आता है। बिल्कुल। यस कामिनी मैम। जी मैडम। हाँ बताइए कुछ। वो बता हाँ दिया है। आप लोगों ने सब कुछ ऑलमोस्ट, है ना। तो शब्द हाँ। पे तो हो ही गया मैक्सिमम डिस्कशन, है ना। यस यस यस। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नाड़ी मलमूत्र जी जी, जीवा आगे शब्द बढ़िए। स्पर्श। तो स्पर्श परीक्षा, टच एग्जामिनेशन, मुझे लगता है इसमें हमने थोड़ा कुछ कवर भी कर लिया है। तो जो साइट है, जैसे अगर स्त्रियों का परीक्षण या कोई भी जनरल एग्जामिनेशन करना होता है, तो हम लोग जो लक्षण बताते हैं उस हिसाब से करते ही है परीक्षण। इसमें चेस्ट एग्जामिनेशन और एब्डोमिन एग्जामिनेशन, स्पर्श परीक्षा से, पाल्पेशन से हम उदर का परीक्षण करते हैं। उदर परीक्षा मुझे लगता है स्त्रियों के अलग अलग आयु में इम्पोर्टेंट है, लक्षण से जुड़ा है। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगी, प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग जो लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, पाल्पेशन कर कर हम लोग वहां पर देखते हैं हाथ से कि ग्रोथ कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो वो भी एक, जैसे पुराने समय में, अभी तो सोनोग्राफी ही करते हैं ज्यादातर, बट पुराने समय में हम लोग जब परीक्षा करते थे तो प्रेगनेंसी में कितना एनलार्जमेंट है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है क्या फीटल का, इसके लिए पाल्पेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाल्पेशन और एक बार करेंगे हम लोग, जहाँ रुग्ण बताती है कि पेन कुछ स्पेसिफिक बताती है, अम्बिलिकल रीजन के साइड में पेन है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस का पेन है क्या, या फिर जैसे पेल्विक रीजन में पेन बताती है तो वहां पर हम टेंडरनेस के लिए देखते हैं, लोकल टेम्परेचर देखते हैं। स्पर्श परीक्षा से हमें टेंडरनेस, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन या फिर तापमान का परीक्षण करना होता है। जैसे हार्ट का एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोकल या टच एग्जामिनेशन में मैम, इसमें हम लोग पीवी का भी ये करेंगे ना, क्योंकि ये स्पर्श परीक्षा ही है ना, पेल्विक एग्जामिनेशन, तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कामिनी मैम स्पर्श हाँ, परीक्षा में कर सकते हैं, स्पर्श पेल्विक एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। हाँ मैडम। यस यस। तो पीवी के बारे में तो हमने एक सेशन भी लिया था, पर वजाइनल एग्जामिनेशन कैसे होता है, कहाँ पे करना है, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए करना पड़ता है, यूटेरस बल्की है क्या, या जो भी सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो किस प्रकार से है, वहां पर लोकल एग्जामिनेशन में कुछ सिक्रेशंस है, अर्बुद है, पॉलिप है, कलर चेंजेस है, जैसे मेनोपॉजल एज में ये सारा होता है कि वहां का जो फैट होता है वो श्रिंक होने लगता है। तो आई थिंक कि टच एग्जामिनेशन में उधर पूर्व परीक्षा, लोकल एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, 9th मंथ में भी हम लोग पहले पाल्पेट कर कर ही देखते हैं। इसमें फीटोस्कोप का भी देखेंगे मैम हम लोग स्पर्श परीक्षा में, जो फीटल हार्ट साउंड सुनते हुए शब्द में आएगा ना। हाँ, आ सकता है, चाहे आप उसको शब्द में ले लो चाहे स्पर्श में ले लो, अच्छा, स्पर्श स्पर्श में ले करके लो। ही शब्द सुनेंगे, है ना, तो दोनों यस में आ यस जाएगा। यस यस। और स्पर्श परीक्षा में अगर दोषों का अगर हम सोचना चाहे तो, जैसे आयुर्वेदीय इसमें तो वात का स्पर्श शीत है,
फिर पित्त का तो उष्ण है और कफ का अनुष्ण हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी एक स्पर्श परीक्षा के माध्यम से बॉडी का टेम्परेचर देखकर उसकी प्रकृति के बारे में हम देख सकते हैं, और फिर आगे इस प्रकृति के आधार से दोषों के आधिक्य से जो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होती है, इसका हम लोग देख सकते हैं। यस मैम। हाँ, इसमें स्पर्श में आपने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया, प्रेगनेंसी वाला भी आपने ले लिया कि उसमें, लेकिन हाँ, yes. जो डिफरेंट ग्रिप्स हम बताते हैं कि फंडल ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप है, पॉली ग्रिप है, वो सारी ग्रिप्स जो है उससे एग्जामिनेशन करनी रहती है ना। तो एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम स्पर्श परीक्षा से यही देखते हैं कि जितना ड्यूरेशन बता रही है पेशेंट, कितना एमिनोरिया है, उसका पीरियड नहीं आए हैं, और उसके हिसाब से उतनी हाइट है कि नहीं है। जैसे 7 में अगर ब्लैडर फुल है तो भी ज्यादा आएगा, फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी है तो भी फंडल हाइट थोड़ी सी ज्यादा आएगी, है ना। तो ये सारा हम स्पर्श से देखते हैं। और फीटल मूवमेंट जो है वो भी हम देखते हैं कि कितना किक काउंट जो रहता है फीटस का, वो भी हम उसमें देखते हैं कि हाथ रखा है और कितनी किक आई, मतलब कि कितनी मूवमेंट फीटस की आई है, वो एग्जामिनेशन भी स्पर्श से ही किया जाता है। और दूसरा कि कॉन्ट्रैक्शंस लेबर के टाइम भी अगर हम देखते हैं तो वो भी हम स्पर्श से ही देखते हैं कि हाथ रखा है और आपने देखा है कि हाँ इतनी देर में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतनी देर में यूट्रस रिलैक्स हुआ, ठीक है। तो ये भी स्पर्श परीक्षा में ही आएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं स्पर्श परीक्षा के, कि आपने कितना उसका ड्यूरेशन देखना है, उसका कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, फिटल मूवमेंट देखनी है, ये सारा उसमें आ जाएगा, स्पर्श में आ जाएगा। और बाकी पीवी वगैरह तो आपने बता ही दिया है, तो उसमें कुछ मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ और ऐड करना है। और वैसे ही पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी भी जैसे हम फंडलाइट यूट्रस की देखते हैं तो वो भी स्पर्श परीक्षा से ही देखते हैं, हमें उससे पता चलता है कि हाँ इतनी फंडल हाइट है या इतना बिलो अम्बलाइकस जो है, इतना बिलो अम्बलाइकस जो है फीटस अगर आपको लगता है तो उसमें देखना है कि हाँ कि यूट्रस जो है उसको कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। मतलब आफ्टर डिलीवरी भी उसको कांटेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज एटोनिक यूट्रस रहेगा तो ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। तो हम धीरे धीरे हम पेशेंट बताते स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं कि इतने फिंगर बिलो अम्बलाइकस जो पेशेंट के शीट में लिखा जाता है ना, स्टूडेंट्स लिखते हैं, उसमें लिखना है कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यूट्रस इतना फिंगर बिलो अम्बलाइकस, FBU 1, FBU 2, FBU 4, FBU ऐसा लिखना रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ इतना है, इट मीन्स कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ गए हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और हमें कुछ और मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कॉन्शियस हो जाना पड़ता है कि अगर वो अभी तक अम्बलाइकस के लेवल पे ही है, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो एटोनिसिटी में जा रहा है, तो फिर हमें अलर्ट होना पड़ता है और इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कहीं क्लॉट्स तो नहीं रह गए उसमें। आफ्टर डिलीवरी जो है क्लॉट्स निकालने रहते हैं, वो क्लॉट्स रह तो नहीं गए। अब एक यहाँ एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ था, मैंने वो देख लिया कि IUD में भी वो चाह रहे हैं कि कुछ फंडल एग्जामिनेशन जो है या स्पर परीक्षा बता दो। IUD में भी हम लोग देखते हैं कि उसमें एक स्पार्डिंग साइन रहता है। स्पार्डिंग साइन इन द सेंस कि पेशेंट आपके पास थोड़ा लेट आई है और उसको मूवमेंट फील नहीं हो रही है पेशेंट को, तो उसमें क्या रहता है कि जो सेफेलिक बोन रहती है, हेड की बोन रहती है, वो अपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप हो जाती है तो उसका हेड का साइज छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। और एक्सरे जब कराते हैं हम तो उसमें आता है कि स्पार्डिंग साइन, मतलब स्पार्डिंग साइन पॉजिटिव, इट मीन्स के कुछ समय पहले जो है इस फिटस की जो है डेथ हो चुकी है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ IUD सम वीक्स बैक। तो यहाँ एक फ्लैश हुआ था क्वेश्चन, वो उसका मैंने आंसर साथ में दे दिया है। यस मैम, यस। और मुझे लगता है कि जैसे स्पर्श परीक्षा आपने बता दिया, एक भावनिक नाता भी जोड़ता है, क्योंकि आजकल ऐसे कंप्लेंट्स बहुत आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमें देखा ही नहीं और कुछ हाथ भी नहीं लगाया। तो ये एक मेंटेलिटी होती है, जैसे हम भी कभी पेशेंट बन जाते हैं तो हमें भी लगता है कि डॉक्टर हमसे अच्छे से सवाल पूछे, सब कुछ अच्छे हिस्ट्री हम लोग बताए। तो ये एक मैं बताना चाहूंगी कि आजकल ये कम होते जा रहे हैं। हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशंस पर और ओरल हिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, जैसे असिस्टेंट होते हैं, हाँ, वो पूछ लेते हैं डॉक्टर और हम लोग बॉन्डिंग भी प्रिस्क्राइब बढ़ाता कर है देते अगर हैं। आपने उसको हाँ, एग्जामिन यस किया। यस, और नाड़ी परीक्षा बॉन्डिंग भी बढ़ स्पर्श जाती है। से ही की जाती है, नाड़ी परीक्षा भी हम यस स्पर्श करते ही यस, पेशेंट को बट करते हैं। फिर भी अगर हमने उसको लिटा कर एब्डोमेन पाल्पेट किया ना, तो उसको अच्छा लगता है कि चलो लाइक हमको अच्छे से एग्जामिन किया गया। ये भी एक हाँ, नाता, ये भी एक उसमें अंदर भाव जाना भी जरूरी पड़ जाता है। हाँ, अगर अंजना मैम, दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल अगर आती हैं और आपने एब्डोमिन की बात आपने कही तो मुझे याद आया
कि जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो 9 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं एब्डोमिनल पार्ट को, और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन हम लोग चेक करते हैं कि हाँ कौन से उसमें पेशेंट को कहीं भी टेंडरनेस फील हो रही है, तो हमें सीधे सीधे उस ऑर्गन के ऊपर हमें हिट होना होता है कि हाँ राइट इलियाक में पेन हो रही है, लेफ्ट इलियाक में पेन हो रही है, कहाँ पेशेंट को पेन हो रही है। तो वो अकॉर्डिंग टू द 9 पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन जो है उस हिसाब से हम जैसे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि यू डिवाइड द 9 पोर्शन एंड उसके हिसाब से लिख के लेके आओ कि पेशेंट को कहाँ पेन हो रही है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं, उसको जरूरत पड़े तो एग्जामिन करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशंस भी उसके हिसाब से जो है वो एडवाइस करते हैं। तो ये भी देखना रहता है कि कौन सा ऑर्गन जो है उसका इन्वॉल्व हो रहा है, वो हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है, स्पर्श परीक्षा से ही पता चलता है। यस मैम, और जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा थे तो वहां पर भी ये 9th रीजन वाला चलता है। और कौन से रीजन में अगर कुछ बताते हैं पाल्पेशन, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में कुछ पेन बताती है पेशेंट, तो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड वो पेन होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और वो डिसेक्शन के लिए भी हम लोग 9th रीजन बता देते हैं उनको। तो बिल्कुल अंजना मैम कुछ ऐड करेंगी इसमें थोड़ा मैडम ये बच्चों को ये सिखाना जरूरी रहता है। वैसे तो यहाँ शायद मुझे लगता है स्टूडेंट्स कम होंगे, जो पार्टिसिपेंट है वैद्य लोग ही हैं, जानते ही होंगे। बट एक ही जब हम एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं सांस लीजिए, सांस छोड़िए और फिर एग्जामिन करिए। तो जब पेशेंट ने सांस छोड़ी है तब आपने प्रेशर देना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। अदरवाइज पेशेंट सांस ले रही उस समय आप प्रेशर डालते हैं तो वो पेशेंट को अनईजी करता है। तो ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि सांस लेते उसको बोलना है लो, फिर छोड़ो। जब पेशेंट सांस छोड़ती है तब आपका हाथ जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। और एग्जामिन जब करते हैं तो डोंट एग्जामिन विद योर फिंगर, ऐसे टच नहीं करना है, फिंगर डुबानी नहीं है उसके एब्डोमेन में। जस्ट आपका हाथ जो है, दोनों हाथ मसल लो, हाथ आपके गर्म होने चाहिए, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, और फ्लैट हैंड से जो एग्जामिनेशन करना है। और ऑलवेज स्टैंड टूवर्ड द राइट साइड ऑफ द पेशेंट की राइट साइड खड़े होना है, हाथ अपने आप में करो और फिर हाथ रख के फ्लैट हैंड से एग्जामिन करना। ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को देते हैं। वैसे तो सारे वैद्य लोग हैं, जानते ही हैं, पर मुझे लगा कि अगर स्टूडेंट सुन रहे हो तो उनको थोड़ा सा बताना जरूरी है। यस मैम, बिल्कुल। हाँ अंजना मैम कुछ ऐड करेंगी इसमें आप? जी मैम, काफी कुछ डिस्कस हो चुका है, मैम ने सब बता भी दिया है। एक्चुअली बस हम लोग जो अब कोविड एरा में जी रहे हैं इस समय, तो कोविड एरा में तो वैसे भी अब जो प्रोटोकॉल चल, तो वहाँ हमें एक स्पर्श जो चिकित्सा है वो हम लोग का बहुत कम ही कर दी है। लेकिन जब हम लोग भी स्टूडेंट थे या हम लोग को जब ट्रेनिंग मिल रही थी, हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हमारे टीचर्स हमको 2 ही बात बहुत अच्छे से बताते थे कि अगर आप किसी भी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हो तो एक तो उसके बारे में या उसके नाम को उसके नाम से प्यार से बुलाओ, और दूसरा उसको हमेशा जो है एक टच वाली फीलिंग जरूर दो। तो टच फीलिंग का मतलब ये है कि पहले हमने उसकी पल्स देखी, हमने उसका ब्लड प्रेशर देखा, हमने उसकी रेस्पिरेटरी रेट काउंट किया, देन उसके बाद उसका हमने पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया। और वो हमेशा से कहते थे कि सर लोग की लीवर और स्प्लीन तो आप देख ही सकते हो हर पेशेंट की, और आपको एक नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए से मैडम ने बताया कि एकदम आपके हैंड्स जो हैं वो ऐसे ऐसे टेम्परेचर पे होना चाहिए कि अगर वो आप उसके एब्डोमेन पे हैंड रख रहे हो तो वो उसको इस तरह की फीलिंग ना हो कि आप उसे ठंडा लगे, या वो टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होना चाहिए। और फीलिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए कि उसे किसी भी तरह का मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरा डॉक्टर मेरे को चेक करने जा रहा है, और वो एकदम रिलैक्स रहे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक एब्डोमेन का, अगर हम कहते हैं हमें एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना है, तो हमेशा यही बात जरूरी होता है कि हमें इंग्वानल रीजन तक उसको ओपन करना ही चाहिए। लेकिन अब जिस माहौल में हम लोग हैं कोविड एरा में या फिर इसमें बहुत ज्यादा ठंडी में, तो हमें वहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि पेशेंट वहाँ रिलैक्स रहे। स्पेशली हमारे जो प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं या हम गायनिक पेशेंट भी एग्जामिन करते हैं, तो पहले ही हमें पी एग्जामिनेशन करना होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो वो इन्ग्वानल रीजन तक एग्जामिनेशन मस्ट होता है। इन्ग्वानल रीजन से ऊपर का केवल एग्जामिनेशन हमने किया और उसको छोड़ दिया तो वो एग्जामिनेशन पूरा पी एग्जामिनेशन नहीं माना जाता है। उसके अलावा जैसे अभी हम लोग 9 पार्ट्स की बात कर ही रहे थे, लीवर है, स्प्लीन है, और उसके अलावा जो है वो सुप्रापीरियड रीजन को हम लोग थोड़ा सा, गायनिक वाले हैं
तो सभी लोग बहुत अच्छे से उसको एक बार जरूर पैल्पेट करते हैं, पीए करते हैं, देखते हैं। और समटाइम्स जो होता है, अगर हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट आती है तो फिर जैसे मैडम ने बताया कि हमें अकॉर्डिंग टू उसकी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में उसको करस्पॉन्ड करना पड़ता है। और तभी हम डायग्नोज कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कि ट्विंस है, या समटाइम्स हाइड्रोसिफेलस है, समटाइम्स पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस, समटाइम्स IUGR है, या फिर समटाइम्स जो है वो एनी अदर प्रॉब्लम फाइब्राइड वगैरह भी हो सकती है। तो ये एक हैबिट होनी ही चाहिए पेशेंट में एज ए डॉक्टर, कि हमें पेशेंट के राइट साइड में खड़े होना है, तब 10 मिनट तक या 5 मिनट तक पहले हमें हाथ गर्म करना है, तब तक हमें पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, उससे थोड़ी सी बात करनी है, उसे कॉन्फिडेंस में लेना है, देन उसको हमें पी एग्जामिनेशन करना है। और एग्जामिनेशन में उसको यही बताना है कि आपको जो है पैर आपको जो है मोड़ के रखना है। जनरली जो हम लोग नी साइड से दोनों पैर मोड़ के और पेशेंट को एकदम रिलैक्स करके, लूज करके, और उसका थोड़ा सा एरिया ओपन करा के एग्जामिन करेंगे तो हम ज्यादा सफल होंगे और हम डायग्नोसिस बना पाएंगे। जी मैम। यस मैम, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श दृक आकृति। तो दृक यानी आई एग्जामिनेशन। आईज और आंखें जो है ये मनुष्य की एक प्रकार से भावनिक सभी बातें बता देती है। आयुर्वेदीय परीक्षा में, प्रकृति परीक्षा में जैसे नेत्रों का वर्णन आया है, तो वातदोष के जो प्रकृति प्रधान लोगों के जो नेत्र होते हैं वो छोटे, चंचल, रुक्ष, उनका जो सफेद या काला पार्ट होता है आंखों का वो क्लियर नहीं होता है, छोटे वाले आंखें होते, ज्यादा आकर्षक नहीं होते हैं। पित्त प्रकृति की भी आंखें जो है वो अलग अलग प्रकार रंग की होती है, जैसे नीली, चॉकलेटी रंग की होती है, घारे रंग, भूरे रंग की होती है। उनकी आंखें कभी काले नहीं होती है और छोटी ही है, तनु भी होती है। कफ प्रकृति में चारु पक्ष उनकी जो आईलैशेस है, आईब्रोज है, आंखें बड़ी और सुंदर होती है। ये कहने का मतलब ये है कि आंखों से राग, प्यार, गुस्सा, उदासी, शांति, क्रोध सब कुछ जो है आंखें बता देती है। तो आंखों का एक अपना महत्व है। आंखें एक सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग भी है शरीर पर, चेहरे पर। जब हम आंखें देखते हैं तो काफी सारे जो भाव है, बदलाव है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब रुग्ण हमारे पास आता है तो रुग्ण के आंखों से पता चलता है कि हम लोग जो पूछ रहे हैं उससे वो खुश है, नाराज है, कुछ और कुछ बताना चाहता है। जैसे ये आंखों से हम लोग भावनाओं को समझ सकते हैं। आंखों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना हो तो रंग, रूप, आंखें छोटी बड़ी, इससे दोषों का ये समझता है। आंखों का जो हम लोग कंजक्टिवा देखते हैं ना, ऐसे कंजक्टिवा हम लोग ओपन कर कर देखते हैं। ये भी एक प्राचीन समय से हम लोग जैसे जिह्वा को बताते हैं ना, जिभ बताओ, ऐसे ही आंखों को देखते, कंजक्टिवा को हम लोग देखते हैं। तो उस कंजक्टिवा अगर पेल कलर का है तो पांडु रोग या हीमोग्लोबिन की कमी हम सोच सकते हैं। कंजक्टिवा एकदम पिंकिश कलर का है तो हमें पता चलता है कि रुग्ण के शरीर में रक्त की जो मात्रा है वो एकदम से अच्छी है। तो इन सभी बातों के साथ साथ सफेदी, पीलापन अगर है तो जॉन्डिस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्लेरा, आपका जो स्क्लेरा है उसका कलर चेंज होता है, व्हाइट, डीप येलो, येलोइश कलर का है, ये हम वैधि के हिसाब से उसको जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं कंप्लेंट करती है DOB की अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन के दौरान या फिर मेनोपॉजल एज के दौरान, तो वहां पर भी हमें आंखों को देखना है। इससे एक प्राइमरी लेवल पर अंदाजा आ जाता है। आंखों के साथ आप नाखून को देख सकते हैं, हाथ पैर की तलवों को देख सकते हैं, जिससे आपको रक्त की मात्रा का पता चलता है। इसके साथ अगर डिहाइड्रेशन पेशेंट को है, जुलाब अधिक मात्रा में हो रहे, तो आंखें जो है आईज में संकन आईज होती है, आंखें अंदर धस जाती है। इसके साथ और एक गायनिक की बात चल रही है, तो हम लोग TSH प्रोफाइल जब कराते हैं, या जिस रुग्ण की आंखें आपको लाइक प्रोट्रूड आईबॉल या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट अगर होते हैं, तो इसमें आंखें कुछ बड़ी या अलग से कुछ आंखें ऐसे बाहर आई हुई इस प्रकार की आपको अगर दिखती है, तो आपको अंदाजा आना चाहिए कि आप इस रुग्ण में थायराइड का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है आंखों का परीक्षण ये हमें बहुत कुछ बातें बता देता है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बता देता है। इसके साथ साथ आंखों के रंग, आंखों का जो, हाँ और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो लास्ट स्टेज में या कभी भी पेशेंट को चक्कर वगैरह आती है, तो उस समय भी हमें आंखों में होने वाले परिवर्तन को देखना होता है। और जो मृत्यु का जो लक्षण बताया गया है, जो मृत्यु की परीक्षा है, जैसे रुग्ण बेहोश पड़ा है या कई बार हमें पता नहीं चलता है, उसकी पल्स नहीं लगती है, तो उस बार शंका होती है कि रुग्ण मृत हो चुका है क्या। तो उसमें टॉर्च डालकर जो परीक्षा
की जाती है, तो उसमें भी आंखों का अपना एक महत्व है। तो जैसे पिक्चर्स में, टीवीज में वगैरह भी बताते हैं ना, आंखों के अंदर बैटरी डालकर टॉर्च एग्जामिनेशन से देखा जाता है। तो बिल्कुल आंखों से हमें स्वास्थ्य संबंधी सभी ये पता चलती है। प्रेगनेंसी में, मेनोपॉजल एज में हम लोग आंखों को अच्छे से देखेंगे और वहां से रक्त का परिमाण हम जांच लेंगे, और रक्तवर्धक कुछ जो भी टॉनिक है, आहार विहार है, उसके बारे में हम लोग मार्गदर्शन करा सकते हैं। आंखों में कुछ आपको परिवर्तन लगता है, जैसे कुछ अर्बुद है या कुछ कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस अगर ज्यादा बड़ा है, इसके साथ साथ आंखों से बार बार पानी निकलता है, तो वो तो जो लोकल लक्षण जो बताती है रुग्णा, इस प्रकार से हम वहां पर उसको अलग से आई का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और फिर मेनोपॉजल एज में या जैसे जैसे एज बढ़ता है, तो जो प्रेसबायोपिया, दूरदृष्टिता या निकट दृष्टिता जनित जो दोष भी हमें आंखों में दिखने लग जाते हैं। यस मैम। बस यही देखना था मैडम। आईज में तो हम लोग यही देखते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है, स्पेसिफिकली एनीमिया है, जॉन्डिस है, डिहाइड्रेशन है, गायनी से रिलेटेड तो यही 2-3 चीजें जो हैं वो देखनी। थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, इसमें हम लोग देखते हैं। बाकी तो विजन वगैरह, ब्लाइंडनेस वगैरह अगर है तो वो तो हम लोग रेफर कर देते हैं कि शालक्य डिपार्टमेंट जो है वो लोग चेक करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ पर मुझे लगता है प्रेगनेंसी में जब पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, तब वो भी हम लोग भेजते ही हैं उन लोगों को देखने के लिए कि कहीं इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा तो नहीं है। वो प्रेशर चेक करते हैं, वो भी वो शालक्य वाले ही करते हैं। हम तो सिर्फ कलर देखते हैं आईज का, कि उसमें कलर में चेंज आ रहा है, कि बल्जिंग हो रही है आईज में, कि स्क्लेरा में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो थोड़ा सा हम लोग उसमें देख लेते हैं। बाकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग तो फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं मैडम। यस मैम, यस। अंजना मैम। जी मैम ने बताया ये। और जनरली आइस को कहा भी गया है ना, शुक्र का स्थान है। आइस के लिए हम लोग को सबको बहुत कॉन्शियस रहना भी है। और कुछ पुअर क्लास के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, अक्सर वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि मैडम रात में हमको नहीं दिखाई पड़ता है, या हमको जो है दिन में दिखा लेते हैं लेकिन रात को जहाँ शाम होती है या अंधेरा होता है, तो इस तरह की जो कंप्लेंट पेशेंट लेके आते हैं। और उसके लिए डाइट के साथ साथ, जैसे आप बता रहे हो, हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि शालक्य के जो विशेषज्ञ हमारे पास रहते हैं और उनकी हम लोग एडवाइस लेते हैं। और इस तरह के पेशेंट अक्सर आते हैं हमारे यहाँ। कुछ जो जिस एरिया में हमारा कॉलेज है वहाँ पर जो छोटी छोटी एज की लड़कियां, 12 साल, 14 साल, 15 साल, वो लड़कियां अक्सर आती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम बताती हैं कि शाम को नहीं दिखाई पड़ता है, या हमारी डाइट प्रॉब्लम उनके पास रहती है। एक विशेष वर्ग विशेष के लोग रहते हैं उसमें, तो ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे अभी बात हो रही थी कि एनीमिया क्या है, या फिर कमी रोग, वर्म इन्फेस्टेशन से भी तो है, वो है हम बहुत अच्छा पॉइंट आइस से दे सकते हैं। एनीमिया, जॉन्डिस। इसके अलावा जो है समटाइम्स जो होता है, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि मैडम आंखें ही नहीं खुल रही हैं, और हम जब देखते हैं तो बीपी वगैरह या फिर डायबिटीज वगैरह के ऐसे केसेस जो हैं वो हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं। तो कहते हैं ना, आंखों से आंखों का मिलना। जब पेशेंट से जब हम लोग आई टॉक करते हैं या पेशेंट की आंखों में डाल के बात करते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग होती है एज ए फिजिशियन, एज ए कंसल्टेंट। और पेशेंट बहुत कॉन्फिडेंस में आता है, उसको लगता है। अगर समटाइम्स जनरल बोलचाल में भी बोला जाता है कि अरे वो तो आंख चुरा के बात करते हैं। तो आंखों को कुछ बहुत ही स्पेशलिटी दी गई है कि अगर हम अपने सामने जो भी खड़े हैं, अगर एक बार उनसे हमारी आंख से आंख मिला के बात नहीं हो पाती है, या कहते हैं ना आई टॉक नहीं हो पाता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है बात करने। तो आइज को तो हर तरफ से, चाहे हम नॉर्मल बात करें या फिर हम एज ए पेशेंट डॉक्टर की तरह बात करें, या एज ए स्टूडेंट टीचर की तरह बात करें, तो आइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और शुक्र धातु का मेन वो माना ही गया है। तो आइज सारी बातें बता सकती हैं आपकी बॉडी की, आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, या आप में कोई दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग जैसे अब अनुभव होता जाता है, कंसल्टेशन से ध्यान से अगर हम किसी की आइज को रीड करें, तो डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है। जी मैम। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आज का जो दूसरा हमारा इसके साथ नेक्स्ट जो आता है वो आता है आकृति। तो आकृति आयुर्वेदिक परीक्षा में इसको आकृति बताया है, बट मॉडर्न एग्जामिनेशन
जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें उसको गेट के नाम से भी जाना जाता है। हाउ द पेशेंट कम्स टू यू, पेशेंट आपके पास कैसे आता है, पेशेंट चलकर आ रहा है, पेशेंट स्ट्रेचर पर आ रहा है, पेशेंट व्हील चेयर पर आ रहा है, पेशेंट पेट में हाथ लगाया है, पेशेंट यहाँ पर मतलब सिर पर हाथ लगाया, और किस प्रकार से पेशेंट, हाउ द पेशेंट कम्स टू यू, इससे हमें उस पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन के बारे में पता चलता है। पेशेंट व्हील चेयर पर आ रहा है, इसका मतलब उसके पैरों में कुछ लगा है या वो चल नहीं पाता है। पेशेंट स्ट्रेचर पर आ रहा है, इसके मतलब इमरजेंसी कंडीशन है। पेशेंट पेट को हाथ लगा कर आ रहा है, तो कहीं शायद इसके पेट में दर्द है क्या। तो इस प्रकार से हाउ द पेशेंट कम्स टू यू। आकृति, आयुर्वेदिक परिभाषा में आकृति का महत्व, यानी आप उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। एकदम लीन थीन पेशेंट है, बहुत ही मतलब एकदम से अस्वस्थ होकर, इरिटेट होकर आपके पास आ रहा है, उसके बाल रुक्ष है, उसका चेहरा भी कृश है, ज्यादा वजन नहीं है, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, तो ये वात दोष की निशानी है। पित्त दोष यानी मध्यम शरीर, थोड़ा सा सुकुमार है, वो थोड़ा बेयर करता है, जैसे वात प्रकृति की व्यक्ति ज्यादा सहन नहीं कर पाती है। रजोगुण प्रधान भी हम लोग यहाँ पर त्रिगुण को भी देखते हैं, पेशेंट किस प्रकार से बात करता है, कैसा उसका व्यवहार है। अगर कफदोष के जो थोड़े से मोटे हैं, थोड़े स्थूल है, अच्छी उनकी बॉडी वाले हैं और एकदम शांत गंभीर स्वभाव के साथ आपके पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आकृति परीक्षा में तीनों दोषों का हमें देखना है, पेशेंट कैसे आता है, किस लक्षण के साथ, किस सिचुएशन में वो आ रहा है, इसका भी हमें वहां पर पता चलता है। इसके साथ साथ आकृति में जैसे डोमिनेंस होगा दोषों का, इसमें हम कंजेनिटल डिफॉर्मिटी भी देख सकते हैं कि पेशेंट के पहले इंप्रेशन में आपको क्या दिखा, कुछ अलग से आपको वहां पर दिखा क्या, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी आपको दिखी क्या, ये भी हम लोग आकृति परीक्षा में पर देख सकते हैं। स्त्री रोगों में आकृति परीक्षा यही स्ट्रेचर पर आती है, स्त्री कोई महिला तो अधिक ब्लीडिंग की शंका में लेनी पड़ती है, या कुछ प्रेगनेंसी वाला पेशेंट हो तो शायद डिलीवरी का समय आ गया है, तो इस प्रकार से कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। आकृति यानी पेशेंट का जनरल प्रेजेंटेशन कैसा, जैसे पेट में हाथ लगा कर आ रहा है तो कई बार कस्टार्टोमेनोरोजिया या फिर डीओबी की केसेस हो सकते हैं। लड़की कई अगर आती है पेट में हाथ लगा कर एकदम से जोर जोर से ये करते हुए, तो हमें समझना है कि कहीं ज्यादा उसको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो उस आयु को भी देखकर हम लोग उनको अंदाजा आना चाहिए। थोड़ी ओल्ड एज वाली महिला अगर आपके पास आती है इस स्थिति में, तो आप अलग से सोच सकते हैं कि कहीं ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है वगैरह, इस प्रकार से। तो आकृति यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, उसकी प्रकृति, उसकी पर्सनालिटी, उसका दिखना, उस दिखने में हमें कंजेनिटल एनोमलीज के बारे में भी कुछ पता चलता है, डिफॉर्मिटीज अगर होती है तो, जैसे चलने में डिफॉर्मिटी है क्या, या कुछ और भी हम लोग वहां पर सोच सकते हैं, या काइफोसिस, स्कोलियोसिस वगैरह भी, बेंडिंग पोर्शन, ये भी हम लोग वहां पर देख सकते हैं। यस मैम, कामिनी मैम। हाँ, आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया मैडम। पर जैसे आकृति जब देखते हैं ना, तो सीधा इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टू सी अ पेशेंट इन वन, जैसे कि एक नजर में ऊपर से नीचे, दैट इज आकृति। पेशेंट आई है, आपने देखा, सीधा आपके माइंड में आया कि ओबीज है, लीन है, दो सीधा सीधा आपका डिफरेंशिएशन हो जाती है कि ओबीज है, लीन है। दूसरा कि अत्यधिक संतर्पण युक्त है, अपतर्पण युक्त है, ठीक है। सीधा हम संप्राप्ति वहीं से बनाते हैं कि हाँ, पेशेंट अगर लगती है लीन एंड थीन है, माल नरिश्ड लग रही है, तो संप्राप्ति सीधी आपकी अपतर्पण पे जाएगी, धातु क्षयजन्य संप्राप्ति जाएगी, चिकित्सा जो आपकी रसायन हो जाएगी। और सीधा ऐसे लगता है आते ही कि ये ओबीज है, पूरा संतर्पण जन्य है, पूरा सब तरफ से जो उसका फिगर पूरा डिस्टॉर्टेड हो रहा है, तो अत्यधिक संतर्पण जन्य है, तो संप्राप्ति भी हमारी फिर वैसे जाएगी कि संतर्पण जन्य संप्राप्ति है, तो चिकित्सा हम वैसे करते हैं। और दूसरा, आपने काइफोसिस वगैरह की बात की, तो मुझे लॉर्डोसिस की याद है कि जैसे प्रेगनेंसी है तो उसमें लॉर्डोसिस होता है पेशेंट को, है ना, राजा महाराजा की तरह पेट निकाल के चलना, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तब ये बोलते हैं कि राजे महाराजे कैसे चलते थे, पेट निकाल के ऐसा आराम से। तो फीमेल जो प्रेगनेंसी में जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ता है, तो उसमें लॉर्डोसिस जो है वो देखने को मिलता है। बट अदर देन प्रेगनेंसी मिलता है तो थिंक अबाउट कि कहीं कोई एब्डोमिनल ग्रोथ है। अभी तो ये हो गया है कि अल्ट्रासाउंड जल्दी होता है तो डायग्नोसिस जल्दी होता है, बट प्रीवियसली मैंने अपने
टाइम में ही देखा है कि बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट है पेशेंट को, वो आ रही है आपके पास लाइक दैट की शी हैज कंसीव्ड, वो पूरा लॉर्डोसिस में आता है। तो जलोदर के पेशेंट भी ऐसे ही आते हैं, सेम एज ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट भी आपके पास ऐसे आते हैं लाइक कि लॉर्डोसिस, पूरा ऐसे पेट निकाल के पूरा चलते हैं। तो जहां कहीं एब्डोमिनल एरिया में कोई ग्रोथ है, वहां पर कुछ डिसओरिएंटेशन है, तो लॉर्डोसिस जो है वो पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये भी एक आकृति हो जाती है कि पेशेंट आई है आपके पास, किस तरह से वो आ रही है, क्या उसके, जैसे आपने पहले स्टार्टिंग ही गेट से करी कि कैसे चल के आ रही है, तो वो उसकी आकृति को इंडिकेट करता है कि उसकी नॉर्मली आकृति ऐसी है कि अब ऐसे हो गई है, अब जाके उसकी एबनॉर्मल आकृति हो गई। वो भी हम जैसे पुरानी पेशेंट ने पहले आपके पास आती रही है और एकदम से उसकी चाल बदल जाती है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद हर। तो उसकी आकृति, चाल, गेट जो है वो बदल जाती है। अगर कहीं उसको इंजरी है, कोई अभिघात है, तो भी होता है। वैसे ही प्रेगनेंसी में फीमेल अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो नॉर्मली आएगी आपके पास, बट कहीं उसको पेन है, कहीं ब्लीडिंग है, तो उसकी जो गेट है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी चाल जो है वो बदल जाती है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग गोइंग ऑन देयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक नजर में पेशेंट को जो देखा है वो हम देख के तो अपना अनुमान प्रमाण जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है आकृति से। ये है। यस मैम, यस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने नाड़ी, मलमूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, इन सभी पॉइंट्स अष्टविध परीक्षा को हमने देखा है। आगे हमारा जो आयुर्वेदीय जो हमने केस पेपर एक बनाया है, उसमें पॉइंट आता है, मुझे लगता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर, तो मुझे लगता है ब्लड प्रेशर के बारे में हम सभी जानते हैं। ब्लड प्रेशर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हिस्ट्री ऐसी मिलती है, पेशेंट कंप्लेन करती है कुछ चिमचिमायन या चींटी चलने की कंप्लेन करती है, या गुरुता, जड़ता, शिरशूल, तो वहां पर हर पेशेंट की जनरल एग्जामिनेशन में आपके पास 25 के बाद की उम्र की कोई भी स्त्री आती है तो उसका ब्लड प्रेशर रूटीन एग्जामिनेशन के तौर पर आपको करना ही करना है। उसमें कोई भी आपको हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में कंटिन्यू वॉचिंग रहेगा। जितना वजन का इंपॉर्टेंट है उतना ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर का इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है प्रेगनेंसी में तो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। कुछ प्री इक्लाम्शिया की हिस्ट्री है कई बार, तो आपको सतर्क रहना होगा। फिर डाइटरी चेंजेस करने होंगे, जैसे साल्ट इंटेक रिड्यूस करना होगा। कहीं इससे रिलेटेड सूजन भी अगर दिखती है तो भी आपको टेक केयर करना पड़ेगा। मेनोपॉजल एज में जैसे 50 की उम्र में देखेंगे तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना तो सामान्य है, तो उसमें भी आपको जैसे मेनोपॉजल स्त्री बताती है ना, चिड़चिड़ापन है, सर में दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी होती है, कभी कभी घबराहट होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, तो वहां पर भी ये तो नॉर्मल लक्षण है मेनोपॉजल सिंड्रोम के, बट आपको वहां पर भी हाइपरटेंशन के बारे में अधिक सोचना होगा। तो आई थिंक ब्लड प्रेशर ये रूटीन एग्जामिनेशन है, अगर हिस्ट्री मिलती है तो ज्यादा टेक केयर करना है। इसके साथ कुछ हार्मोनल बदलाव है, कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है तो इसमें भी आपको ब्लड प्रेशर से जोड़ना होगा। तो लक्षण के अनुरूप तो हमें उसमें देखना ही पड़ेगा, बट इसके साथ एक रूटीन एग्जामिनेशन के तौर पर ब्लड प्रेशर हमें देखना है। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा है, इसके साथ लक्षण जुड़े हैं, जैसे रिटेंशन है, यूरिन का बार बार मूत्र प्रवृत्ति को ज्यादा जाना पड़ता है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, और या कोई अलग से सिम्टम्स मिलते हैं, तो भी हमें थोड़ा सा और सोचकर इस हिसाब से सोनोग्राफी, एमआरआई, जो भी बदलाव लग रहे हैं वो हमें सोचने पड़ेंगे। यस मैम। स्ट्रोक के लक्षण बढ़ सकते हैं तो उस हिसाब से हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करवानी पड़ेंगे। उसको प्राणायाम, योगा बताना होगा। मेनोपॉजल एज में है, प्रेगनेंसी में है, तो उसके फैमिली को बुलाकर हम लोग बता देंगे कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो वहां पर ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत होती है। उसका स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस करना भी जरूरी पड़ जाता है। यस मैम। यस मैडम, या ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना दोनों चीजें जो है किसी भी व्यक्ति में, सामान्य इंसान में जो है वो हमेशा जो है इंडिकेटिव है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो इसको हम वाइटल्स में लेते हैं, पल्स ले लिया, बीपी ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, ये 3 वाइटल्स जो है हर पेशेंट के लिए जाते हैं। तो ये वाइटल्स वाला पॉइंट है इसमें कि पेशेंट का बीपी आपने देखना है, कम है तो भी अलर्ट हो जाइए, ज्यादा है तो भी अलर्ट हो जाइए, किसी भी परिस्थिति में, है ना। जैसे आपने प्रेगनेंसी का तो एग्जांपल दे ही दिया, अगर प्रेगनेंसी में बड़ा है तो तुरंत हम उसका यूरिन टेस्ट कराएंगे, उसका तुरंत ही इडिमा
देखेंगे पिटिंग एडिमा है, उसके सीधा सीधा पूछते हैं कि आपको सूजन तो नहीं है पैरों में, आपका यूरिन में कोई दिक्कत तो नहीं, यूरिन रिपोर्ट देख लेते हैं तो टॉक्सीमिया की तरफ जा रही है पेशेंट, ये पता चल जाता है। तो इंडिकेटिव मतलब बीपी इज अ इंडिकेटिव ऑफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन हर बॉडी, वो आपको पता चल जाता है। और आपने एसोसिएटेड सिम्टम्स, एसोसिएटेड कंप्लेंट जो है पेशेंट की लेटर ऑन अगर आपने देखा है तो उससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरफ जाना है और क्या उसका देखना है। और डाइटरी एडवाइस आपने बोले ही दिया कि डाइटरी एडवाइस हम पेशेंट को उस हिसाब से देते हैं। कम है, मैक्सिमम फीमेल्स में क्या रहता है कि ब्लड प्रेशर कम रहता है, ये भी प्रॉब्लम, बढ़ना तो चलो होता ही है, हम देखते हैं कि, लेकिन कम हो गया है तो भी हमें देखना पड़ता है कि कम है तो उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने, कई बार ही होता है कि पेशेंट आई है आपके पास चक्कर खा के गिर पड़ी, आपने देखा उसका बीपी कम है, पता चलता है कि वो 2 दिन से उसने उपवास रखा हुआ था। बहुत सारी फीमेल्स में हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि वो उपवास करती है और उसके बाद उनका बीपी जो है वो कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो देखना है। और दूसरा, माल नरिशमेंट, उसकी डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, खाना नहीं खाती है ठीक से, एपेटाइट उसकी देखना पड़ती है अगर हाइपोटेंशन, अगर बीपी कम है तो। दूसरा, या तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी पूछनी पड़ती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मेनोरेजिया की पेशेंट है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो उनमें भी ये कि ब्लड प्रेशर लो जो है वो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे पेशेंट्स में। तो ये वाइटल्स है, मतलब ये कि मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि वाइटल्स है जिससे हमें पता चलता है कि वी हैव टू एग्जामिन हर प्रॉपरली, चाहे उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती, इवन देन कुछ न कुछ कोई दिक्कत है तभी उसमें बीपी कम है या ज्यादा है। यस मैम, बिल्कुल। जैसे आपने एक वो मुद्दा उठाया लो बीपी का, तो मुझे लगता है ये एक आम समस्या है लो बीपी। और कई बार हमें कॉलेज में भी हम लोग पढ़ाते हैं तो फर्स्ट डे होता है, सिंपल हम लोग कैपिलरी प्रिक मेथड लेते हैं तो भी चक्कर आ जाता है, और हाँ। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो, और एनाटॉमी की डिस्कशन हॉल में तो हाल बुरा होता है। स्टूडेंट्स सब का ओटीपी मतलब भी फर्स्ट डे डीएनसी देख रहे हैं तो उस समय भी यस चक्कर खा के गिर जाती लड़कियां, ऐसा भी यस बहुत यस, बार होता है। तो वो तो लोग कई बार सत्व उनका कम रहता है, चाहे उसकी कोई यस, दिक्कत नहीं है लेकिन सत्व भी कम है तो भी उनको चक्कर आ जाते, बीपी लो एकदम से हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। कैल्शियम एवं वरम सोलैप, जैसे इस यस, मुझे लगता है कि हाइपरटेंशन से ज्यादा, हाइपोटेंशन भी कई बार, हाइपोटेंशन क्योंकि फीमेल पेशेंट्स में हाइपोटेंशन, हाइपो ज्यादा दिक्कत करता है और यस बहुत यस, ज्यादा तो कॉमनली मिलता है हमें। और उनको रेस्ट, फ्लूइड लेवल मेंटेन करना, साइकोलॉजिकल लेवल कंटेंट मतलब मेंटेन करना, तो ये कई बार दिक्कत बन जाती है। तो इसलिए मतलब महिलाओं को अपना जो फ्लूइड लेवल है या हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन तो हम लोग रूल आउट कर तुरंत सॉर्बिट्रेट रख दिया तो वो तुरंत लो डाउन हो सकता है, बट हाइपोटेंशन के लिए तो ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। अंजना मैम प्लीज ऐड कीजिए कुछ। जी मैम, आप लोगों ने सब बता दिया बहुत अच्छे से, ये सब डिस्कशंस चल ही रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर पेशेंट हमारे पास प्रेग्नेंट है और जैसे मैम ने बताया कि उसने डाइट प्रॉपर नहीं ली है या जो भी कुछ ऐसा उसकी कंडीशंस रही होंगी, या मॉर्निंग आवर्स में उसको जल्दी निकलना है, ड्यूटी टाइम पे पहुंचना है, तो उस समय उसकी डिमांड फॉर एनर्जी तो बहुत ज्यादा से इंक्रीज करती है, लेकिन ग्लूकोज ग्लाइकोजन का लैक होता है। ग्लाइकोजन के लैक से क्या होता है, पूरी फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं और पता चला कि बैठे बैठे उनकी आंखें बंद हो जा रही हैं, कभी कभी बैठे बैठे चक्कर खा के नीचे गिर जा रहे हैं। तो ये कंडीशंस पेशेंट में बहुत कॉमनली मिलती हैं। समटाइम्स वो प्रेग्नेंट भी होती है, समटाइम्स तो कुछ पेशेंट ऐसी भी होती हैं जो प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन उसके पश्चात भी वो अपनी बॉडी की जो एक मतलब कहना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको भी फुलफिल नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पार्टी अटेंड किया, उसमें उन्होंने खूब फास्ट फूड किया, सुबह उनको 2 मोशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बैग उठाया और ड्यूटी पे चले आए। तो इतना डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल के कारण भी और भी ऐसी कुछ कॉजेज होते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक हमारे पास वाइटल साइन है और वाइटल साइन को हमें हमेशा मॉनिटर करना ही करना है। और जनरली अगर पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग टीवी के आ जाते हैं, समटाइम्स पेशेंट को ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग जो है वो कॉमनली देखते हैं, या पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को टैकीकार्डिया हो रहा है या पैल्पिटेशन हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें बीपी को और भी ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट 2 साल से 4 साल से एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है और पेशेंट बताती नहीं है। समटाइम्स वो थायरोक्सिन की मेडिसिन थायरोक्सिन ले रही है थायराइड के लिए, अब बताती नहीं है।
तो उसका भी जो बाद में प्रभाव हम लोग जब डिटेल हिस्ट्री में आता है तो पता चलता है कि पेशेंट जो है इस तरह के मेडिकेशन पे है और उसने हम लोग को ये सब चीजें नहीं बताई हैं या कहीं ना कहीं पेशेंट ने छिपाया है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो एक बहुत बड़ा साइन होता है, इसको हमें जैसे जीसी पल्स रेट रेस्पिरेशन है वैसे ही ब्लड प्रेशर तो हमें लगता है हर ओपीडी में रहता ही रहता है और चेकअप भी उसका होता है और डिपेंड करता है कि किस कंडीशन से किस कंडीशन तक हम इसको जो है कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हमारा थोड़ा सा जैसे आपने एज ग्रुप के हिसाब से बताया तो वेरिएशन मिलना ही मिलना होता है, तो उस वेरिएशन के आधार पर हम उसको डिसाइड करके और उसके हिसाब से उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देते हैं। सब अगर पेशेंट की दिनचर्या और लाइफ स्टाइल ही बहुत डिस्टर्ब होता है तो उसी से वो काफी कुछ मैनेज हो जाता है, मेडिकेशन की जरूरत कम ही पड़ती है, अगर पड़ती है तो फिर प्रॉपरली मेडिकेशन दिया जाता है। जी मैम। यस यस बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आता है टेम्परेचर। तो तापमान, मुझे लगता है ये भी एक साइन है, तापमान बढ़ना। जैसे कुछ ओव्यूलेशन के समय पर तापमान प्राकृतिकतः बढ़ जाता है। तापमान बढ़ना कम होना ये डिपेंड करता है आपकी प्रकृति के ऊपर। वातदोष, पित्तदोष, कफदोष जैसे पित्त प्रकृति में नॉर्मली तापमान बढ़ा हुआ मिल सकता है। ये डिपेंड करता है वेदर के कंडीशन पर, ये डिपेंड करता है एज पर, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट पर, आपका जो पैटर्न है काम का, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इसके साथ प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉजल एज में थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना ये भी प्राकृत हो सकता है। या अगर आपको कोई कंप्लेन करता है फीवर, और फीवर से जुड़ा अगर पेशाब में जलन है तो आप सोच सकते हैं वहां पर यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। या इसके साथ साथ कई बार जैसे कुछ बाकी की भी समस्या हो सकती है। तो इन्फेक्शन, टेम्परेचर बढ़ना यानी कहीं ना कहीं जाकर इन्फेक्शन ये दर्शाता है। सुतिका ज्वर, ये कंडीशन के बारे में भी हमें सोचना है। जैसे सुतिका में थोड़ा सा माइल्ड फीवर रहता ही है, तो सुतिका परिचर्या का पालन करना या फिर वहां पर जो दशमूलारिष्ट या प्रताप लंकेश्वर जैसे कुछ कल्प आयुर्वेद में बताए गए हैं तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ये भी वाइटल में आता है। मनुष्य या ह्यूमन बींग्स आर लाइक होम्योक्लियोथर्मल एनिमल्स। मनुष्य समतापी ये प्राणी है। एक विशिष्ट तापमान में ही मनुष्य का जीवन चक्र चलता रहता है, तो ये उसमें परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ जाता है। कई इन्फेक्शन की स्थिति में टेम्परेचर बढ़ता है। तो मुझे लगता है, बताइए मैम कुछ। ये तो वाइटल्स में ही आएगा, जितना इंपॉर्टेंस ब्लड प्रेशर का है उतना ही टेम्परेचर का भी होगा। एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं चक्कर की स्थिति में, तो वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कम हुआ है तो फ्लूइड लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। यस मैम। हाँ जी, आपने बता ही दिया मैडम इसमें तो टेम्परेचर एनीमिया, डिहाइड्रेशन में भी। यस मैम। यस, तो फिर आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। यस, तो आगे का हमारा जो पॉइंट आता है यहाँ पर डिस्कशन में तापमान के बाद का, इसमें है वेट। आई थिंक वेट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हर अगर हम स्त्री रोगों की बात करें तो हर स्त्री में वेट, बहुत ज्यादा वेट को लेकर कॉन्शियस होती है हर स्त्री, हर एज में होती है। 10-12 साल की लड़कियां भी आजकल वेट को लेकर चिंताजनित होती है, उतनी ही 50 या 60 साल की महिलाएं भी। तो वजन एक महत्वपूर्ण है। वजन मुझे लगता है हम दोषों के हिसाब से देखेंगे तो वात प्रकृति में हमेशा पुरुष यानी वजन कम ही रहता है। वात प्रकृति में वेट का बढ़ना ये विकृति को दर्शाता है, क्योंकि वात प्रकृति इज ऑलवेज हैविंग अ पैटर्न ऑफ वेस्टिंग। उसमें वेट बढ़ना ये वात दोष के दृष्टि का कारण हो सकता है। पित्त दोष या पित्त प्रकृति में हमेशा मॉडरेटली और इवनली स्प्रेड वजन बढ़ेगा। वात में वजन बढ़ेगा भी तो वो लाइक सेंट्रल ओबेसिटी टाइप में होगा, पेट बढ़ेगा, बाकी हाथ पैर उनके पतले ही होते हैं। पित्त प्रकृति में वेट डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होगा, यानी चेहरे से पांव तक समान डिस्ट्रीब्यूट होगा। कफ दोष में वेट बढ़ना उनकी टेंडेंसी है। जैसे बच्चों से लेकर हम लोग बोलते हैं तो एकदम सुदृढ़ बालक है, एकदम गुटगुटित है या अच्छा है, तो इनमें भी वेट बढ़ता है। उनमें थाई रीजन या जहां पर भी अधिक मांस और मेद धातु रहते हैं वहां उस साइड में उनका वेट बढ़ता है। जैसे चेहरे पर भी, चेहरे का या मान का भी, वहां पर भी उनका मांस या मेद धातु फैट डिपोजिशन होने चालू हो जाता है। तो वजन हर एक इसमें प्रकृति के हिसाब से तो वजन में देखना है। वजन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकदम से 8-10 किलो वजन कम होना या वजन बढ़ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको हमें देखना पड़ेगा। वजन बढ़ रहा है तो भी विकृति है, वजन कम होता है तो फिर कहीं जाकर कुछ आशंका कैंसर या HIV इन्फेक्शन या कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में या राजेक्ष्मा के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। प्रेगनेंसी में वजन का बढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर महीने में वजन बढ़ना
वहां पर महत्वपूर्ण होता है। मेनोपॉजल एज में कई बार वजन थोड़ा सा बढ़ता है, तो वो भी हमें नॉर्मल इसमें ही लेकर चलना है। आई थिंक हमने पहले के सत्र में वजन को लेकर चर्चा की थी। यस मैम, बताइए आप। वजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में हाँ हाँ, हमारे। वजन का तो तो हमने डिस्कस बहुत हाँ, बार किया, पहले भी किया, किया अभी है। थोड़ी देर पहले भी कर लिया। तो वेट तो है ही है, बट इसमें ये देखना है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैडम। करते हैं। इसमें जहाँ हम वेट की बात करते हैं ना, तो हाँ, वेट बढ़ता है तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ा है, कि सो मेनी टाइम्स की एप्पल शेप हो गया, सेंट्रल ओबेसिटी हो गई। सेंट्रल ओबेसिटी है, एप्पल शेप है, तो सीधा वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है। मेटाबॉलिक में आ जाता है तो फिर वो पीसीओडी टाइप से डिसऑर्डर जो है वो पेशेंट में करता है ना। और दूसरा कि वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फिक्स ड्यूरेशन पे इतना वेट बढ़ना चाहिए वो रहता है। तो उससे अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इट इंडिकेटिव कि उसमें ट्विन प्रेगनेंसी हो रही है उसमें, या पॉलीहाइड्रेमनियोस एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है, वो इंडिकेटिव करता है कि हम, क्योंकि हर विजिट में जब पेशेंट आती है तो उसका वेट देखते हैं। तो वेट जितना बढ़ना चाहिए उतना बड़ा है तो ठीक है, ज्यादा बड़ा है इट मीन्स के कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी है, कम बड़ा है तो इट मीन्स कि वो आईयूजीआर की तरफ तो नहीं जा रही है पेशेंट, उसका बेबी कहीं उसको पोषण नहीं मिल रहा है, या उसका एमनियोटिक फ्लूइड पेशेंट का जो है वो कम हो रहा है, वो इंडिकेटिव करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिक्स्ड जितना वेट बढ़ना चाहिए वो वेट बढ़ना जरूरी है। इसलिए वेट का पॉइंट जो इसमें रखा जाता है केस टेकिंग में, कि वेट नॉर्मली कितना बढ़ना चाहिए जो चेंज आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और बाकी इंसान में जो नॉर्मल वेट अगर पहले आपके पास प्रीवियस विजिट में पेशेंट आई और अभी उसका एकदम से बहुत फास्ट वेट बढ़ रहा है, एकदम से वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इट ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ कोई ना कोई उसमें डिसऑर्डर जो है उसके बॉडी में हो रहा है। ये उसे समझना होता है कि नॉर्मली आपका वेट 50 रहता है, लेकिन फिर एकदम से कुछ ऐसी डिसऑर्डर हो गया कि एक महीने में उसका 10 kg वेट बढ़ गया, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना। ये इसीलिए वेट का पॉइंट जो है इसमें रखा जाता है। ये है। यस मैम। अंजना मैम, और आपको वैसे कुछ ऐड फिजिक्स में भी वेट बाद में कम होना चाहिए, तो नहीं कम होता है तो वो भी वहां पर प्रॉब्लम करता है। हाँ, बाकी मैडम बताएंगे। यस यस, अंजना मैम। जी मैम, आपने बताया बहुत अच्छे से। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है कि जो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो एक हमारे पास वेट का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, वो कहना चाहिए कि सामान्यता नॉर्मली होना चाहिए, किसी एक ही जगह ऐसा कलेक्शन ऑफ द फैट नहीं होना चाहिए। जैसे भी मैम बोल रहे थे कि ओबेस पेशेंट तभी मानेंगे जब एप्पल शेप की उसकी जो है वो ओबेसिटी मानी जाती है। और अगर हम प्रेग्नेंट पेशेंट की बात करते हैं तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आया है कि अगर कलेक्शन वहाँ पे होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि 9 to 10 kg जो है बॉडी वेट जो है बढ़ना ही चाहिए। लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे बताया कि अगर हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस फैट की, तो सबक्यूटेनियस फैट जो है और वो कलेक्शन होता है सबक्यूटेनियस फैट का, फैट स्टोरेज हो जाता है इस फॉर्म में या फिर प्रोटीन के स्टोरेज के फॉर्म में होता है, पूरी ऑल ओवर द बॉडी होता है, वो 4 kg के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट टिश्यू है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बहुत जरूरी होता है, लेक्टेशन के लिए ब्रेस्ट तैयार होता है। आयुर्वेद भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि आर्तव जो होता है वो अधो मार्ग को से रुक जाता है और फिर ऊपर की ओर जाता है और स्तन्य की वृद्धि करता है, जिससे कि बाद में वो स्तन्य को प्रदान स्तन्य देता है। तो स्तन की वृद्धि के लिए और स्तन्य की पुष्टि के लिए जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट के लिए भी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया कि 1 से 1.5 किलो जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट जो होता है वो ब्रेस्ट में होना चाहिए। यूट्रस का भी एक जो वो होती है साइज होता है, गर्थ जो होती है यूट्रस की, वो भी इंक्रीज करती है, उसमें भी लगभग 0.5 से 1 kg तक का जो है वो फैट का एक्यूमुलेशन माना गया है। और फीटस और प्लेसेंटा में जो ग्रोथ है ही है, जो प्रॉपर फीटस और प्लेसेंटा की जो ग्रोथ है वो लगभग वो आधा वेट, मतलब 5 kg वेट कम से कम उन दोनों को वहां मिलना चाहिए। तो ऑल ओवर बॉडी 5 kg और स्पेशली जो है यूट्रस में जो फीटस और प्लेसेंटा की ग्रोथ है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो 10 kg जो है वो अगर सिमिलर रूप में जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अचानक किसी को हम देखते हैं कि अभी हमारे पास पेशेंट आया था फर्स्ट टाइमिस्टर में, तो उसको थी वॉमिटिंग थी, उसने वेट नहीं ले पाया और जहाँ 24 वीक साइज तक आया था तो उसका वेट जो है अकॉर्डिंगली ठीक था। लेकिन जहाँ वो 32 वीक तक आया उसका जो है 7 kg वेट अचानक बढ़ा। या ऐसे केसेस जो है फिर वो हमारे लिए अलार्म देते हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स देते हैं और वो एक्लम्शिया फिर एक्लम्शिया में जाने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और यूरिन आयरन के टेस्ट के आधार पर जो है हर पेशेंट को बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है।
और उस तरह से ऐसे पेशेंट आगे भी जाके पीपीएच वगैरह की कंप्लेन ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा होती है या देखने को मिलती है। और उधर दूसरे सेंस में अगर हम जो अभी लाइफ स्टाइल की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो लड़कियां आजकल आती हैं, ओबेज लड़कियां आती हैं, और समटाइम्स ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि अभी उसने ट्रीटमेंट लिया और उसको प्रेगनेंसी तो आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आ रही है, 1.5 महीना 2 महीना जब उसको ओवरड्यू रहा तो उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पता चला एक्टोपिक लेके आ रही है, रप्चर लेके आ रही है। ऐसे केसेस भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं ओबेसिटी केसेस में भी। और उस तरह के केसेस में तो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स वगैरह या जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको भी है जो है कहीं ना कहीं जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को वो जो है वो चेक करते हैं, या एक केसेस जो रिपोर्ट किए जाते हैं ओबेसिटी के केसेस में, डिजीजेज या फाइब्राइड विद प्रेगनेंसी है, सिस्ट विद प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इस तरह के डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमें वेट पे बहुत ही कंसंट्रेट रह के, और स्टार्टिंग पे ही जब हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है, तब से ही हम उनकी बीएमआई को लेकर और उनको काफी कुछ उनके बारे में उनको बताते हैं पेशेंट को कि देखिए ये बीएमआई है आपकी, इससे ज्यादा जाएगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ हमें यहीं पे उसको रोकना चाहिए। जी मैडम। यस मैम, यस बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इस हिस्ट्री टेकिंग में पॉइंट आता है ड्रग हिस्ट्री एलर्जीज। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। आई थिंक गायनिक से जुड़ा जो आज अभी तक हम लोग सब चर्चा कर रहे पिछले सत्र से, तो इसमें ये बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ड्रग हिस्ट्री, यानी पेशेंट को मतलब अभी पेशेंट कौन से ड्रग के ऊपर है। यहाँ पर मैं अब हम आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहेंगे तो एलोपैथी की कौन सी ड्रग चल रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बात चलेगी। तो कैंसर के पेशेंट्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि पेशेंट कुछ केमोथेरेपी रेडिएशन पे है क्या, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ लक्षण मिलते हैं क्या। कई बार पेशेंट्स में कुछ एंटीहाइपरटेंसिव या अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स के परिणाम में भी एसिडिटी का बढ़ना, या कई बार पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये लक्षण लेकर पेशेंट आता है, तो वहां पर हमें या ब्लीडिंग का भी हमें सोचना है। अगर कई बार अचानक से बीच में मतलब 2 पीरियड के बीच में अगर ब्लीडिंग होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बढ़ा है, तो अचानक से मतलब जो डेट आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, तो वहां पर हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है। यानी फर्टाइल एज की अगर पेशेंट है तो हमें पूछना होगा कि वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पूछेंगे कि कुछ वो खा रही है क्या। कई बार ऐसे देखा गया है कि पीरियड को लंबाने के लिए टैबलेट लिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल जो होता है ना वो देर से आता है, तो फिर रुगना जो है वो गड़बड़ा जाती है कि क्यों मेरा डेट क्यों नहीं आया है। तो ये भी कई बार हमें रूल आउट करना पड़ता है कि वो कुछ मेडिकेशन पे है क्या, और इससे जुड़ा लक्षण कुछ वहां पर दिख रहा है क्या। तो मेडिसिन पास्ट मेडिसिन हिस्ट्री ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो हमारे आगे के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए डायरेक्शन देगी। इसके साथ और एक बात बताऊंगी कि आजकल अनिद्रा की समस्या बढ़ी है, इसके साथ कुछ थायराइड अगर या टीएसएच प्रोफाइल बढ़ा है, हार्मोन डिसऑर्डर है तो उसको लेकर कुछ टैबलेट चल रही है क्या, एंटी हाइपरटेंसिव का तो मैंने बता दिया, कुछ साइकोलॉजिकल पेशेंट्स इल है क्या, तो उसमें कुछ बाकी का मेडिकेशन चल रहा है क्या। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि बस एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में पूछते हैं, बट कई नींद की गोली लेने की आदत है क्या, या कहीं दूसरा कुछ लेने की आदत है क्या। कई बार रुग्ण को आदत होती है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन होता है ना, एब्डोमिनल पेन, तो कुछ ना कुछ वो मेफ्टाल या कुछ टैबलेट लेते रहती है। तो इस प्रकार की आदत है। या कई बार हम अपने नेचुरल जो फिनोमिना है मेंस्ट्रुएशन का, उसको भी हम लोग आगे पीछे कर देते हैं। कुछ प्रसंग के रूप में, कुछ पूजा पाठ या कहीं पर जाना आना होता है तो उसके लिए भी, या कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी कई बार पिल्स लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर टी का भी मैं बताना चाहूंगी इसमें कि कॉपर टी लगाने के बाद या कई बार उसको अच्छे से चेक नहीं किया तो भी कुछ इन्फेक्शन होकर भी बुखार वगैरह आ सकता है। तो मेडिकेशन में सब कुछ पूछना है आपको, कुछ ऑपरेशन हुआ है क्या मेजर, उसका कुछ ड्रग चल रहा है क्या, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपका डायरेक्शन देगी आपके आगे की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ। यस मैम। जी मैडम, इसमें ड्रग हिस्ट्री लेने का पर्पस, 2 पर्पस रहते हैं इसमें। मैं ये बोलना चाहूंगी कि इज देयर एनी रिलेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन विद दिस प्रॉब्लम, सबसे पहला। दूसरा
कि हम अगर कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या वो मेडिसिन, उसकी कोई और मेडिसिन चल रही है, उसके साथ कुछ और एडवर्स या Interaction. रिवर्स एक्शन तो नहीं कर रही है। ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें ड्रग हिस्ट्री पूछना जरूरी रहती है। अगर हम मॉडर्न के तो आपने एग्जाम्पल दे दिए, अभी 1-2 एग्जाम्पल मैं अपने आयुर्वेद के भी दे देती हूँ कि जैसे पेशेंट की हिस्ट्री हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए आती है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी के हैवी पीरियड्स पहले नॉर्मल थे, अचानक एकदम से हैवी ब्लीडिंग हो गई। अगर हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं और दवाई तो नहीं चल रही है, तो पता चलता है कि कहीं उसका दूसरे डिपार्टमेंट से जोड़ों में दर्द है, बैक पेन है, उसके लिए उष्ण तीक्ष्ण औषधियां चल रही हैं, उसको दिया जाता है, सुदर्शन दे रहे हैं, एरंडमुल कषाय दे रहे हैं, दशमूल कषाय चल रहा है, चित्रक चल रहा है, उष्ण तीक्ष्ण औषधियां चल रही, अचानक उसका ब्लीडिंग हैवी हो जाता है पेशेंट का, ठीक है ना। तो वहां फिर हमें ड्रग हिस्ट्री इसीलिए पूछना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड, कहीं दूसरी दवाई चल रही है और उस वजह से उसको हैवी पीरियड आ गया। और कई बार ऐसी मेडिसिन चल रही होती है जिस वजह से अचानक उसका पीरियड बंद हो जाता है, कि पूरा उसका शीत वगैरह चल रहा है, संबंध मेडिसिन चल रही है और उसके ब्लीडिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है, ये चीजें भी हो जाती है। और थर्ड की प्रेगनेंसी की बात है, तो प्रेगनेंसी में भी ये पूछना जरूरी रहता है कि कहीं पहले से कोई और मेडिकेशन तो नहीं चल रहा था जो उसकी इस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को कोई हार्म करता है, तो वो भी हमें उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि जैसे तीक्ष्ण औषधियां किसी और उसके लिए चल रही है, शी कंसीव्ड, उसको कंसेप्शन हो गई, फिर हमें वो मेडिसिन उसकी रुकवानी पड़ती है, बंद करानी पड़ती है, अगर हमें उसकी ड्रग हिस्ट्री पता है तो, ठीक है। और दूसरा, हमें उसको मेडिसिन देनी है और वो मेडिसिन जो है प्रीवियस मेडिकेशन के साथ ऑपोजिट तो नहीं कर रही है, तो वो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए जो है वो ये चीजें जो पूछना पड़ती है। और पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आता है कि कौन सी स्टेज में आपके पास पेशेंट आई है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए आई है, तो वहां पर ये हिस्ट्री जो है वो हमें हेल्पफुल रहती है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है ये। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है इसके साथ साथ मैम अंजना मैम आप भी कुछ बोलिए। जी मैम, हो गया काफी कुछ। अब कभी कभी ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जैसे कि उन्होंने कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगवा रखे थे और उन्होंने कहा कि हमने जहाँ लगवाया वहाँ 3 मंथ के बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि हमने एक लगा दिया है, अब ये 3 मंथ के लिए कार्य करेगा। और पेशेंट को कभी कभी 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री लेके पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे या प्रॉपर मेडिकेशन के बारे में हम लोग नहीं पता कर पाएंगे तो प्रॉपर डायग्नोसिस भी हम लोग नहीं करना पाएंगे। इसी तरह से कंट्रासेप्टिव पिल्स की आपने बात खुद ही की थी कि अगर कुछ प्रोलॉन्ग यूज कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं पेशेंट तो ओवरी में इस तरह के चेंजेस हम लोग को मिलते हैं कि पेशेंट को 1 ईयर तक एविडोरिया मिल जाता है। तो यहाँ हमें ये ट्रेस आउट करना पड़ता है कि किस तरह की मेडिसिन पेशेंट ने दी है। समटाइम्स कुछ पेशेंट ऐसी प्रेगनेंसी है और जैसे मैम ने कहा कि जरा सा उसको पेन हुआ या जैसे जरा सा उसको ठंडा लगा या जरा सा उसको कुछ भी दिक्कत हुई, उसने हम लोग को बिना बताए कुछ मेडिसिन ले ली, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हम लोग को ही देखने को मिलते हैं। और जब हिस्ट्री हम ट्रेस आउट करते हैं तब समझ में आता है कि ये वाली मेडिकेशन खाई थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई पेशेंट को। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और समटाइम्स क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कुछ मेडिसिन कंट्राइंडिकेटेड हैं ही है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो कुछ मेडिसिन हम एकदम अवॉइड करते हैं और पेशेंट कभी गलती से अगर खा लेता है तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स हमें इंट्रायूटेरिनल लाइफ के साइड इफेक्ट्स हमें बाद में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें पेशेंट को गाइड करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है कि अगर आपको कोई भी दवा खाना है तो एक बार आप हमसे जरूर बात कर लीजिए, पूछ के खाइए, वरना इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पेशेंट को बताना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी तरह की मेडिसिन पेशेंट अगर लेता है तो उसकी डॉक्टर को जरूर पता होना चाहिए। जी मैम। यस मैम, और एक बात मैं आप दोनों से भी या सबसे मतलब डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे प्रेगनेंसी में अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो हमें वहां पर पूछना पड़ेगा ना कि लाइक ट्रीटमेंट लेकर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। पहला मतलब कुछ इन्फेक्शन या मतलब इनफर्टिलिटी की केस थी तो ट्रीटमेंट के बाद अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तो आपने सही बात उठाई कि अगर मेडिकेशंस क्या चल रहे स्पेशल केयर, इट्स नीड स्पेशल केयर। अगर प्रीवियस ट्रीटमेंट के बाद कंसीव हुई है तो उसको हमें
पूरा हाई रिस्क ग्रुप में रखना पड़ता है, स्पेशल केयर देनी पड़ती है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसकी विजिट जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा करना पड़ता है। अदरवाइज नहीं जरूरत होती तो उसको फिर बुलाते हैं कि हम कम इंटरवल पे उसको कॉल करते हैं और थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस उसके एक्स्ट्रा कराने पड़ते हैं, ये होता है। और मैडम ने कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री की बात कही तो वहां मुझे याद आया कि सो मेनी टाइम्स क्या रहता है कि पेशेंट को पता नहीं रहता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे लेनी है, उसको ये बताया जाता है कि हाँ ठीक है जब संबंध बनाना है तब लेनी है, तो क्या करती है वो संबंध बनाती तब लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर बंद करती है, फिर लेती है, फिर बंद कर देती है। तो ऐसा हिस्ट्री बहुत बार पेशेंट्स देती हैं, फिर वो एक्सप्लोर करना पड़ता है कि तुमने कैसे ली टैबलेट, तो वो बोलती जब संबंध बनाते तब लेते हैं, फिर पीरियड्स आ जाते हैं, वो विड्रॉल ब्लीडिंग और वो इंटरवल चलता रहता है। देन शी इज गिविंग हिस्ट्री कि मुझे 2 महीने से पीरियड आ रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसी हिस्ट्री जब देती तो स्पेसिफिकली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जरूर आप इनको पूछिए कि कहीं कंट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं ले रही है, ले रही है तो कैसे ले रही है, ये जरूर उससे पूछो, क्योंकि बहुत बार ये मिसकंसेप्शन रहता है और पेशेंट रॉन्ग मेडिकेशन जो है वो ले रही होती है, तो उससे विड्रॉल ब्लीडिंग बीच बीच में होती रहती है। तो इस प्रकार की ड्रग हिस्ट्री प्रॉपरली पेशेंट से लेना पड़ती है हमें कि क्या वो मेडिकेशन कुछ ऐसी तो नहीं ले रही है। या और नींद की गोली है या कुछ थायराइड की गोली है वो बताती नहीं है पेशेंट, तो पूछना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लोर तो करना बस पड़ता है। यस यस बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है इसमें जुड़ा पेल्विक पेन और वजाइनल डिस्चार्ज। तो पेल्विक पेन के बारे में, पेन कब बढ़ता है कब कम होता है, पेन से जुड़े अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है ये टॉपिक काफी गहरा भी है, बड़ा है। पेन नेचर हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज एटलीस्ट हम लोग गायनिक की हिस्ट्री तो कंप्लीट करें, अभी हमारा ऑब्स्टेट्रिक का केस पेपर बाकी है, तो मैं शॉर्ट में ही बता दूंगी। तो जो मतलब किससे एग्रीवेट होता है, किससे रिलीफ होता है, रिलीफ मिलता है, रिलेशनशिप विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंटरकोर्स, पेल्विक पेन को लेकर, इसके साथ साथ कॉमन जो गायनेकोलॉजिकल कॉजेस है लोअर एब्डोमिनल पेन के, जिसमें मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, फिर अगर फर्टाइल एज की पेशेंट हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कई बार लोअर एब्डोमिनल पेन जुड़ा होता है एंडोमेट्रियोसिस से, या फिर रप्चर होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, या फिर कुछ पीआईडी के इसमें भी पेन होता है, ट्यूमर्स के भी जुड़ा ये पेन हो सकता है, ओवेरियन कैंसर में भी पेन होता है। तो लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन की समस्या एक बहुत कॉमन भी है, स्त्री रोगों की बात करते हैं, कई बार डाइजेस्टिव से भी ये जुड़ा होता है पेन, तो पेशेंट को रूल आउट करना पड़ता है। अपेंडिसाइटिस से देयर आर सो मेनी कॉजेस, मिक्सचुरेशन के साथ अगर पेन है तो वहां पर कुछ हम लोग यूटीआई के बारे में सोच सकते हैं, मूत्रपुच्छ है, मूत्राघात है, स्टोन की समस्या है, तो कई सारे इसमें, तो मुझे लगता है पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, ये पीएमएस से लेकर मेनोपॉज तक हर जो भी कंडीशन है इसमें बहुत कॉमन है। तो वहां पर साइट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्रीवेशन, रिलीफ, इसको पूछकर उसका को रिलेशन बनाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम, सारे आपने पॉइंट्स ले लिए, मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगी, है ना, बट तो एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं और उसमें पेन हो रही, पेल्विक पेन, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट आइदर इट इज फिजियोलॉजिकल और इट इज पैथोलॉजिकल। ये दो चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजिकल है तो कोई चिंता की बात नहीं कि लिगामेंटल स्ट्रेचिंग की वजह से हो रही है क्या, और ग्रोथ हो है उसकी वजह से हो रही है, कुछ भी फिजियोलॉजिकल है उसको पहचान लो पहले, कि पैथोलॉजिकल है तो जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कि पेल्विक पेन हो रही है, पेशेंट एबॉर्शन इनिशिएट हो रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बर्स्ट हो रही है, कुछ भी व्हाटएवर इज देयर, आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। बाकी आपने पॉजिटिव फैक्टर सारे बता दिए कि मेनार्क टू मेनोपॉज क्यों हो रहा है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा अलर्ट होके हमें देखना पड़ता है। दैट्स इट। यस मैम, यस। इसके साथ आगे का भी एक जो लक्षण है मुझे लगता है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जैसे वजाइनल डिस्चार्ज। इसमें भी हमने काफी बार डिस्कशन किया है वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर, जैसे अमाउंट, कलर, उसका प्रेजेंस विद ब्लड, म्यूकस, कर्डी है, उसमें स्मेल आती है, रिलेशन विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज। ये तो मैडम लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो चीफ कंप्लेन में ही आ जाएंगे कि पेशेंट को पेन है, कि डिस्चार्ज है, कि रेगुलर पीरियड्स है, जो भी है ये सारे चीफ कंप्लेंट आ जाती है। मुझे लगता है ये आगे बढ़ते तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी। पेशेंट आपके पास आई है, कौन सी प्रॉब्लम लेकर आई है, तो आप उसमें आप फर्दर उसके इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, एग्जामिनेशन करोगे, है ना, चीफ कंप्लेंट में आ जाना चाहिए। यस यस यस, एज अ कंप्लेंट ही ये आएगा। तो आगे बढ़ते, आगे आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में भी, इसके भी काफी सारे, कई सारे कंगोरे इसके हैं।
मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ द साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड है या फिर पैटर्न है ब्लीडिंग का, रेगुलर इरेगुलर है, इसके साथ पीएमएस की तीव्रता कितनी है, पेशेंट की एज इंपॉर्टेंट है, पेरीमेनोपॉजल है, आजकल प्यूबर्टी के एज में जो डिस्मेनोरिया, कष्टार्थ या इरेगुलर मेंसेस की समस्या बढ़ी है, इसका भी, और पैड यूज करती है, टैम्पॉन्स यूज करती है, क्लॉथ्स यूज करती है, ये भी पूछेंगे हम लोग आगे हमारी दिशा निर्देश के लिए। आगे का अगर क्लॉट्स आते हैं क्या, इसमें हम लोग दोषों को भी देख सकते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति में क्लॉट्स अधिक आएंगे, लेंथ कम होगी, वात प्रकृति में इरेगुलर मेंसेस होंगे, पित्त में ज्यादा फाउल स्मेल वाला ब्लीडिंग होगा। तो इसके साथ साथ आप कुछ मेडिकेशन इसको ले रही है क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए आपने कोई ट्रीटमेंट ली है क्या? तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ये एक हर स्त्री के लिए एक बहुत ज्यादा, मतलब आई थिंक इट्स लाइक अ मिरर कि आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है, इससे आपका जो फिजियोलॉजिकल जो पैटर्न है एज अ वुमन, उसके बारे में हमें पता चलता है कि आपके शरीर में किस प्रकार से दोष रहते हैं और उसको हमें आगे कैसे जोड़ना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अचानक से ब्लीडिंग होती है, अगर आपको 12 साल से पहले या 9 साल, आजकल तो 9 साल के बच्चों में भी प्यूबर्टी आती है, तो 9 साल से पहले ब्लीडिंग हो रही है या 52, 50, 55 साल के बाद अगर अचानक से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर आपको सोचने लायक स्थितियां है। तो ये तो एक बड़ा ही विषय मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। बताइए मैम। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो मेन है, हम गायनेकोलॉजिकल डिजीज के डायग्नोसिस के लिए और मैनेजमेंट के लिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज अ मेन पॉइंट, जो हमारा पूरा हिस्ट्री टेकिंग का प्रोफोमा से क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या बोल सकते हैं कि आपके पेशेंट को आप कैसे डायग्नोसिस करोगे, डिपेंड्स अपॉन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द इंटरवल, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, कितना फ्लो है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही कि नहीं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है, एनएलएमपी, ये अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते पेशेंट की। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसी से आप डायग्नोसिस करोगे और उसी से आपकी ट्रीटमेंट चलेगी किसी भी पेशेंट में, चाहे कोई भी डिसऑर्डर है, आप उसी से पता चलाएंगे कि इंटरवल बढ़ गया तो किससे रिलेशन में पड़ा है, इंटरवल कम हुआ, हैवी ब्लीडिंग है, कम है, जो आपने बता दिए सारे पॉइंट्स, लेकिन यही जो है उसी से हमारा पूरा बेस जो है वो चलता है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ही प्रिडिक्टिव ऑफ एनी डिसऑर्डर जो भी है उसमें, और उसी के बेस पे हम लोग आगे उसको एडवाइस भी उसके हिसाब से देंगे, इन्वेस्टिगेशन भी उसी के हिसाब से करते हैं। यस मैम, जैसे हम लोग चीफ कंप्लेंट्स पूछते ना, इतना ही इम्पोर्टेंट इसको भी है। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, डेट पूछना इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई प्रोसीजर हम लोग करना चाहेंगे, जैसे उत्तर बस्ती देनी है आपको, ओव्यूलेशन स्टडी करनी है, कुछ भी इनफर्टिलिटी की केस है, हर किसी का बेस एलएमपी ही रहता है, चाहे अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन काउंट करना है, चाहे उत्तर बस्ती का डे डिसाइड करना है, मात्रा बस्ती, इन्वेस्टिगेशन एचएसजी करानी है, फॉलिकुलर स्टडी करानी है, कंट्रासेप्टिव मेडिसिन अगर वो ले रही है, आईयूडी लगाना है ना, तो कुछ भी इंटरवेंशन भी आपने करना है, तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। आपको सब पता रहेगा तो ही आप आगे का डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। तो मतलब पंचकर्म का प्लान या स्थानीय चिकित्सा का प्लान, सब कुछ जो व्हाटएवर यू वांट टू डील विद योर पेशेंट, इट शुड बी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं पता होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो हमें लेनी ही पड़ती है। पेशेंट की डिटेल पता होनी चाहिए कि क्या है, उसकी एलएमपी भी क्या है वो भी पता होना चाहिए। यस यस अंजना मैम, शायद ये हो गई। चलो आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते फिर हम लोग। जैसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमने देखी, जैसे इसके बाद जो आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बाद, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का बड़ा रोल है इसके, मुझे लगता है इसका डिस्कशन जितना करेंगे उतना कम पड़ जाएगा, बट आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है प्रीवियस गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री। इसमें गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री में जो भी मतलब ट्रीटमेंट, सर्जरीज आपके ऊपर क्या हुई है, कुछ आपको आप सेक्सुअली एक्टिव है क्या, पेन है क्या ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन आपने लिए हैं क्या, आप अगर एज के हिसाब से भी आपके कुछ सवाल होंगे, मेनोपॉजल एज में है, प्यूबर्टी की एज में है, फर्टाइल एज में है, तो ये एक प्रीवियस सब कुछ जो भी है, प्रेगनेंसी वाली रुग्ण आती है तो ये कौन सा ग्रेविडा है, प्राइमी है, मल्टी है, ये सभी बातें को हमें पूछनी होती है। तो प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में ये सब कुछ, यानी हर स्त्री का जो एक मतलब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कि पिछले वाला जो भी कुछ उसने किया है, कुछ जो भी कुछ उसके साथ हुआ है, मेडिकेशंस है, जो भी है, सर्जरीज हुई है,
तो वो सब कुछ हम लोग इस प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में उससे पूछेंगे। यस मैम। अंजना मैम। जी मैम, जी मैम। हाँ बताइए। हाँ एक्चुअली मैम डिपेंड, जैसे अभी आप सब लोग बात चली रही है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से ही हम लोगों की पूरी डायग्नोसिस बनती है, चाहे वो गायनिक की हो चाहे वो ऑब्स्टेट्रिक की हो। तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और प्री मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो भी हम लेते हैं पेशेंट की, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से हम ये जान पाते हैं कि पेशेंट की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ हिस्ट्री हमारी हेल्दी है तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हेल्दी मानी जाती है। और अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो पेशेंट को उससे जो है और कई तरह के प्रॉब्लम्स पेशेंट की जनरल हेल्थ से लेके और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट करती ही है। तो यहाँ हमें सबसे पहले यही ध्यान देना होता है कि क्योंकि पेशेंट जनरली आजकल छोटी छोटी लड़कियों को ही डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम या फिर इसके अलावा एक्सेसिव मेंस की प्रॉब्लम, अर्ली मेंस की प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमनली हम लोग को ओपीडीज में पेशेंट आते हैं लेके प्रॉब्लम्स लेके। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें जहाँ मेरा तो थोड़ा सा अलग रहता है, मैं रूट वैल्यू पे ध्यान देती हूँ कि भाई आप सबसे पहले आप खाते क्या हो, आप उठते कब हो, आप किस तरह की आपकी पढ़ाई चलती है, कितना आप मोबाइल पे काम करते हो, कितना आप कंप्यूटर पे टाइम देते हो। ये सब चीजें बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। आज की जो एरा है, आज के एरा में बच्चे बहुत ज्यादा ही जो है वो अपनी दिनचर्या से, कहते हैं एक नॉर्मल जो दिनचर्या होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा अलग होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 24 आवर्स में 20 आवर्स तक बच्चे जो है केवल जो है स्क्रीन पे देते हैं टाइम, और उससे सारा इफेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पे पड़ रहा है, और उससे पेशेंट को कई तरह के कंप्लेंट पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। तो जहाँ हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि हम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण पे चले, तो नियमतः अगर हम पेशेंट को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाए या उनको समझा पाए कि इससे क्या होता है, आपके हार्मोनल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता है और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इसका इफेक्ट आता है, तो उसके अलावा उसके खान पान पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ता है और उनको थोड़ा सा नॉर्मल आहार विहार के बारे में बताना पड़ता है। इसके अलावा उनकी जो एक मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि आजकल अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं स्पेशली गर्ल्स में तो उनको हंसी आती है, प्राणायाम की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है, लेकिन यह है कि एक सिटिंग अगर हम उनके साथ उस तरह से करते हैं और अगर उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस हम ले लेते हैं उनको, अपने कॉन्फिडेंस में पेशेंट को थोड़ा विश्वास होने लगता है, तो वो धीरे धीरे फिर वो चेंज होती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है 50-60% केवल इन एक्टिविटीज के पे इफेक्ट पड़ता है, और 50% हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है अकॉर्डिंगली जिसको हम यूज करते हैं। तो जो स्टार्टअप की प्रॉब्लम्स होती है या मैंने अर्ली मेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं या जो वायु की विकृति के कारण होती हैं, उसके हिसाब से इसको हम ट्रीटमेंट करके काफी कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को ओवरऑल हमें चेंज करना पड़ेगा, उनकी ओवरऑल दिनचर्या पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उनको क्लासेस करना है तो क्लासेस तो करना है, और क्लासेस के बाद उनसे ये भी कहना है कि 1 घंटा वही क्लास अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे, देन उसके बाद उसका वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद उसको साथ बुक से कोरिलेट करोगे, तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, और फिर वो जो हम HP एक्सिस पे काम करते हैं वो कहीं उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं आता है, 2 से 3 महीने लगते हैं, असर मिल जाता है। जी मैम। यस मैम, यस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑब्स्टिक हिस्ट्री है। कामिनी मैम बताइए ऑब्स्टिक हिस्ट्री के बारे में। जैसे मुझे लगता है ऑब्स्टिक हिस्ट्री में वही सारी बातें हैं जो ब्लीडिंग है या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन है, पेशेंट के एज के हिसाब से, उसके लक्षण के हिसाब से हम लोग वहां पर ऑब्स्टिक हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। बच्चे कितने हुए, नॉर्मल डिलीवरीज हुई क्या, ये सारी बातें वहां पर हम लोग ऑब्स्टिकल हिस्ट्री के साथ उससे जुड़ा, और जो लक्षण है उसके साथ उसका कुछ रिलेशन है क्या, ये भी हम लोग वहां पर पूछेंगे। सो जितनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी ही ऑब्स्टिक हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन सेक्शन है तो कटिशूल की समस्या हो सकती है ज्यादा मात्रा में, नॉर्मल लेबर है क्या, फिर अगर कोई व्रण है क्या वहां पर। तो आई थिंक ये भी सारा मतलब जो जुड़ा है वही पैटर्न में, जैसे जितना महत्व मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का है उतना भी इसका भी है, ऑब्स्टिक हिस्ट्री का भी। यस मैम। हाँ, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मैडम दोनों तरीके से इम्पोर्टेंस है ना, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेशन एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी के साथ, है ना। अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आई है तो इस प्रॉब्लम के साथ कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का रिलेशन है क्या, नहीं। जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज है पेशेंट को, इनफर्टिलिटी है,
ठीक है, दिस इज अ गायनेकोलॉजिकल इश्यू। आपको पता चला कि उसको ट्यूबल ब्लॉक HSG कराई, फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं कि कहीं उसने MTP तो नहीं कराया था, एबॉर्शन तो नहीं हुआ था, ड्यू टू एबॉर्शन इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से उसको ट्यूबल ब्लॉक हुआ है। तो दैट इज रिलेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विद प्रेजेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक एग्जांपल दिया मैं। दूसरा कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको, उसमें आपको पेशेंट के पास हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की मल्टीपल एबॉर्शंस, बहुत सारे एबॉर्शंस हो गए, तो यहाँ आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अभी आपने पेशेंट की केयर करनी है, दिस इज अ केस ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो वहां आपको कैसी केयर देनी है पेशेंट को, व्हाट वर द कॉजेटिव फैक्टर्स, क्या था वो देखना है। ठीक है। सेकेंडली, प्रीवियस प्रेगनेंसी में क्या उसको IUGR हुआ था, बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हुई थी नहीं हुई थी, वो भी आपकी यहाँ अभी की मैनेजमेंट में इफेक्ट डालता है। थर्ड की प्रीमेच्योर लेबर की हिस्ट्री तो नहीं थी उसकी प्रीवियस में, ऐसी हिस्ट्री थी तो फिर आपको अभी भी थोड़ा अलर्ट होना जरूरी है। जैसे सिजेरियन का तो आपने एग्जांपल दे ही दिया। एंड एक और की पेशेंट को UTI, रिपीटेड UTI होता है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी हुआ था तो अभी भी होने के चांसेस है। रिपीटेड UTI होता है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है पेशेंट को, तो वहां हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। तो हाई रिस्क ग्रुप में पेशेंट आती है कि नहीं आती है, दैट आप पता लगा सकते हैं एज पर दी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। प्रीवियस उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या थी, उससे हम समझ जाएंगे कि हमें अब क्या क्या ध्यान रखना है इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री से पता चलता है। और प्रीवियस अगर एक्टोपिक की हिस्ट्री थी तो अभी अगर आपके पास पेशेंट आई है तो वहां उस टाइम हमें अलर्ट होना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल मैंने 1-2 दे दिए। बाकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का तो इम्पोर्टेंस हम गायनेकोलॉजिकल एज वेल एज ऑब्स्टेट्रिकल दोनों में ही देखते हैं। यस मैम। और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कोई रुग्ण आती है, जैसे पहले उसको 2 बच्चे हैं या 3 है और वो चाहती है कि फिर से मुझे मतलब बच्चा चाहिए, तो वहां पर भी जैसे आपने बताया कि ट्विंस है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर वो फिर से कंसीव करना चाहती है, या फिर जैसे एक बच्चा हुआ है फिर इनफर्टिलिटी की समस्या है जिसको काकवंध्या बताया है आयुर्वेद में, तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। या कई बार ये जो लक्षण है, ब्लीडिंग है, उससे जुड़ा है तो पिछला हमें इतिहास देखना पड़ेगा, या फिर एबॉर्शंस बार बार होते हैं तो भी हम लोग देखेंगे, या फिर मेंटली रिटार्डर है या फिर प्रीमैच्योर अगर बेबीज होते हैं तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस हिस्ट्री कैसी थी, या फिर फोर्सेप डिलीवरी हुई थी क्या, ना केवल सिजेरियन बट एपिजोडोमी ली थी क्या वहां पर उस समय पे, फोर्सेप है क्या, या फिर जैसे सक्शन मशीन लगाया था क्या, तो ये सारी बातें भी था, पॉलीहाइड्रोनियस था, स्टिल बर्थ था, कुछ भी ऐसी कोई भी हिस्ट्री अगर उसकी है प्रीवियस प्रेगनेंसी में तो वो रिलेशन रहता ही इस प्रेगनेंसी के साथ। जॉन्डिस तो नहीं हुआ था उसको, प्रीवियस डायबिटीज तो नहीं था, जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, CM हुआ था, प्रीवियस हाइपरटेंशन था, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहले ऐसा था तो क्या अभी इस प्रेगनेंसी में उसको ये होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं जो प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ था। तो इसलिए सारी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री डिटेल में लेनी है जब पेशेंट कंसीव होके आई है। यस मैम, यस। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे के पॉइंट्स इसमें हमारे गायनेकिस्ट में आते हैं एब्डोमेन एग्जामिनेशन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एब्डोमेन या पेल्विक एग्जामिनेशन। और फिर आता है पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग पूरा जैसे जो भी कंप्लेंट लेकर आती है तो पर स्पेकुलम कब करना है कब नहीं करना है, उसके इंडिकेशंस क्या है, ये तो एक अलग विषय हो जाएगा। बट आई थिंक कि जो जुड़ा है हमारे लक्षण के साथ, तो पर स्पेकुलम में हम लोग पोजीशन देखते हैं, सर्विक्स को देखते हैं, इनिसिक्रेशन, कलर चेंजेस है, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा। जब कोई जैसे पैप्समियर वगैरह कराना है, कलेक्शन को हमें लेना है, तो वहां पर भी हम लोग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। अगर स्पेसिफिक लोकल कंप्लेंट्स अगर पेशेंट करती है तो हमें पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने होंगे। प्रेगनेंसी में है तो हम लोग अवॉइड करेंगे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, या बहुत ज्यादा कुछ इंडिकेशन हो तो ही हम लोग करेंगे। तो ये पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के भी रूल कुछ होंगे, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट पार्ट है वो है स्त्रोतस परीक्षा। आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में स्त्रोतस परीक्षा जैसे हमें पता है, मुझे लगता है ये भी सिम्टोम के ऊपर डिपेंड करेगा।
जैसे कोई बताती है कि मुझे ब्रीथलेसनेस है, तो वहां पर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट से रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सवाल पूछेंगे। अगर पेशेंट कंप्लेन करती है कि मुझे पेट में दर्द है, तो वी मस्ट गो फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा हम लोग रूल आउट करेंगे। तो हर सिस्टम से मुझे लगता है ये सारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन के जो पॉइंट्स है वो आते हैं, अष्टविध परीक्षा में भी आते हैं, या जनरल जो क्वेश्चंस हम लोग कंप्लेंट्स पूछते हैं उसमें भी ये सारे सिस्टमिक एग्जामिनेशन कवर होते हैं। बट स्पेसिफिक कोई अगर लक्षण वो बताते हैं, रुग्ण बताती है, तो वहां पर हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन ज्यादा कीनफुली करना पड़ेगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे चेस्ट पेन अगर बताती है, अब आपकी पेशेंट गायनिक की है बट वो चेस्ट पेन बताती है, तो वी मस्ट रूल आउट फॉर, हम लोग डिटेल में वहां पर उसका चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें फिर बीपी होगी, एडवाइस करना हो तो ईसीजी एडवाइस करेंगे, ट्रेडमिल टेस्ट एडवाइस करेंगे, वेट को देखेंगे। तो ये मतलब जो लक्षण है उससे जुड़ा जो सिस्टम है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट होकर एग्जामिनेशन करेंगे। यस मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम, आपने बहुत फटाफट शॉर्ट पे बता दिया कि हम स्रोतस परीक्षण, जो रिलेटेड स्रोतस की कंप्लेंट है उस स्रोतस की परीक्षण हम जरूर करेंगे। ऑल्दो सारे स्रोतस की परीक्षा की जाती है, लेकिन समटाइम्स से कि आपके पास समय नहीं है, पेशेंट बहुत है, तो लेकिन जो आपको एसोसिएटेड सिम्टम लगता है तो उस स्रोतस की परीक्षा जरूर करें। बिना स्रोतस परीक्षण के हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड, और वो स्रोतोदृष्टि वहां पर देख के फिर ही आप सब प्राप्ति विघटन जो है वो कर सकते हैं। और स्रोतस परीक्षण बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है कि एक पूरा सेशन आपको चाहिए उसके लिए। यस मैम, यस। तो मुझे लगता है आज हमने बहुत मतलब समय लगा, डिस्कशन करते तो थोड़ा सा समय निकल जाता है, तो बट आज फाइनली हमने गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग को कंप्लीट किया है। अगर सभी वैद्यों के कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हम लोग बस 1-2-5 मिनट में हम लोग इसके आंसर देते हैं, और नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे ऑब्स्टिक हिस्ट्री। थैंक यू मैम। हाँ सुशीला जी बताइए। मैम बहुत अच्छा सेशन था। मेरी बस रिक्वेस्ट है कि जो स्रोतस दृष्टि पे मैम बोल रही थी एक अलग सेशन रखें, बोल रहे थे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। सुशीला जी आप कहाँ से है? हमेशा आती है सेशन में, कहाँ से? दिल्ली से है? भिवानी से मैम, भिवानी हरियाणा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यस 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 यस। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज। डॉक्टर संगीता जी आज फेसबुक से देख रही है, आज जूम पे नहीं आई। यस फेसबुक से देख रही है, जूम पे। किसी का कुछ सवाल हो, डिस्कशन मतलब जो आपको लगा गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अगर कुछ सवाल हो तो वो प्लीज पूछिए, या फिर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं आज के लिए। फिर अगला सेशन हम लोग रखेंगे ऑब्स्टिक हिस्ट्री का। सभी आई थिंक सभी अच्छे वैद्य है, तो बट फिर भी एक हमारा ये प्रयास है कि गायनिक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी को किस प्रकार से एक्सप्लोर कर सके, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग, कई सारे लोग बताते हैं कि हम लोग एलोपैथिक करते थे गायनिक में, बट अभी हम लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये इस बस यही उद्देश्य है हमारा कि हम लोग आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों तक पहुंचाए। तो अगर किसी का कुछ सवाल नहीं हो तो सुशीला जी आप ही आभार प्रदर्शन कर दीजिएगा। वैसे तो सभी का आभार मानना, अभी तो ये हमारे परिवार के ही सदस्य है, तो आभार मानने की वैसे हम ही लोग होस्ट हैं, जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक औपचारिकता के रूप में मैं सभी वैद्यों का, डॉक्टर कामिनी मैम का, अंजना पार्टिसिपेंट्स का आप थैंक्स कर दीजिए, जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए। पार्टिसिपेंट्स का तो थैंक्स है, उनके सिवा तो समय निकाल के। यस यस सुशीला जी मैम, मैं आयुष दर्पण का और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें सच में नई दृष्टि दी है मैम, आयुष दर्पण ने। और आप शिल्पा मैम, आप कितनी मेहनत करते हैं, और कामिनी मैम और अंजना वो हमें एक्सपर्ट व्यूज जो मिलने को सुनते हैं, वो सच में हमें मतलब नई दिशा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आयुष दर्पण का भी, और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद मैम। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स। यस बिल्कुल, समय निकाल के सुनने के लिए। यस, और आप सभी जुड़ जाइए हमारे स्त्री रोग संभाषा में, जो मुझे लगता है केवल आयुष दर्पण पर चलती है इस प्रकार का डिस्कशन। बाकी सभी जगह पर सिर्फ वेबिनार्स होते हैं, बट अभी 1-to-1 इंटरेक्शन जैसे
सभी देखिए, कामिनी मैम इतनी सीनियर है, अंजना मैम है, या काफी सारे वैद्य जो सीनियर है वो ओपनली यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये यहाँ पर एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़िए और इस प्रकार से ही हम लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। सभी का आभार। और बस अभी शुभ रविवार। ठीक है मैम, फिर बंद कर दें? ठीक है जी मैम, नमस्कार सभी लोग। जी नमस्ते। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, हमारा जो ई मैगजीन अभी आने वाला है, उसमें भी आप अपने कोई भी छोटा सा विषय जो आप लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए सबके लिए ओपन है। दिस इज ओपन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक लोग ही लिखेंगे। आप सभी भी, आपके जो नुस्खे हैं, कुछ घरेलू है, कुछ रेसिपी बताइए आप। जैसे अभी ठंडी के दिन तो चल रहे हैं, तो ठंडी के सीजन में कौन से आप आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी एक आप रेसिपी भी डाल सकते, कुछ भी आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो उसमें आप अपने आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। तो नमस्कार फिर आप सभी को।